नमस्कार साथियों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, जोश में होंगे, मजे में होंगे और पढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने आया हूं तो आप समझ गए रे सर, हमें पता है आप एक्सटेंशन पढ़ाने वाले हो। और इस एक्सटेंशन 1 to 1 जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो हमारा सब्जेक्ट है, इसके ओल्ड पेपर करवाने वाले हो। लेकिन साथियों मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहां पर मैं आपको जो क्वेश्चन करवाऊंगा, इन क्वेश्चनों से लगभग 90% आपकी जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि सर आप जो हमें पढ़ाओगे, अभी बताओगे, उसमें से 90% सब्जेक्ट आप अभी क्लियर करवा दोगे इसी क्लास में। जी हाँ साथियों, ऐसा ही होने वाला। अगर आपको डर लगता है कि सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कुछ समझ में नहीं आया, पहले कुछ पढ़ा नहीं, फर्स्ट टाइम आपकी ऑन यूट्यूब ये वीडियो देख रहा हूं, तो दिल थाम के बैठना। मैं आपको इस तरह से आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं कि किसी ने सोची नहीं होगी। यानी कि बेसिक जो आपके बाइलिंगुअल जो अपने नोट्स है, क्वेश्चन पेपर अभी कराऊंगा वो बाइलिंगुअल है। ठीक है, वहां पर हिंदी वाले साथी प्लस इंग्लिश वाले साथी। और बात करें बेटा ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एग्रीकल्चर स्ट्रीम के स्टूडेंट है, प्राइवेट कॉलेज में है, गवर्नमेंट कॉलेज में है या यूनिवर्सिटी में है, उन सभी के लिए ये सब्जेक्ट बेस्ट तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। और कंप्लीट आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर करने वाला हूं। करना क्या है, सिर्फ 3 चीजें। कि सर वो 3 चीजें कौन कौन सी? कंप्लीट वीडियो को एंड तक देखना है, पहला। दूसरा, आपका ध्यान जो है मेरी तरफ होना चाहिए। माइंड में ये सोच लेना कि सर जो पढ़ा देंगे वही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तीसरा, बेटा जो आप जिस पर ये वीडियो देख रहे हो उस अकाउंट को फॉलो करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जो भी साथी अकाउंट को फॉलो करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, कसम सब्जेक्ट की, कभी भी बैंक नहीं आएगी सब्जेक्ट में, ना कभी फेल होगे, अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, ये वादा है मेरा। तो जो भी साथी ये काम कर लेगा, तीनों काम, उनके कभी बैंक नहीं आएगी। इन तीनों में से एक भी काम नहीं करते हो तो फिर आपकी अपनी रिस्क है कि सर भगवान पास करवा देगा। तो बेटा मैं भी भगवान पर विश्वास करता हूँ, मेरी भी आस्था है, और उसी भगवान को ध्यान में रखकर मैंने आप लोगों को चीजें बताई। क्योंकि एक टीचर अगर आपके सामने खड़ा है और आपको कुछ बता रहा है तो आपका फर्स्ट जो कर्तव्य है वो है कि आप टीचर की जो बातें हैं उनकी पालना करो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब सब्जेक्ट का शुभारंभ करेंगे, शुरुआत करेंगे। देखो मैंने यहाँ पर लगभग जितने भी अपने 20-25 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, उनमें कंप्लीट सब्जेक्ट को ही आपके कवर करवाने वाला। ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम आपके ऐड हुआ है, मतलब पहले भी चलती थी लेकिन वहां पर इसमें कुछ टॉपिक्स, काफी ज्यादा टॉपिक्स जो है चेंजेस है ना। पहले 2 सब्जेक्ट साथ में चला करती थी, इस बार इसको पर्सनली अलग कर दिया, पर्सनलिटी डेवलपमेंट को। ठीक है, तो इसी की अपन बात करेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आर यू रेडी गाइस? कि हाँ सर हम तो रेडी है, आप स्टार्ट करो। तो साथियों स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जीरो से हीरो तक का सफर। और इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आप समझ जाओगे। देखो सब्जेक्ट क्या है वो समझा देता हूँ, क्योंकि कुछ साथी पहली बार यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, कुछ साथियों ने अपने ब्राइट एवं क्लासेस का ऐप ज्वाइन कर रखा है, जहां पर हिंदी और इंग्लिश में आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट क्लासेस उनका रिवीजन करवाया गया है, नोट्स आपको दिए गए हैं। अब आज मैं यहाँ पर आपको जीरो से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो अपने ऐप वाले साथी है उनको तो सब कुछ पता है कि क्या करके आना है, कैसे करके आना। अब आपको थोड़ा फास्ट ट्रैक रिवीजन आप इसे कह सकते हो, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन आप इसे कह सकते हो, तो थोड़ा बेसिक से बताऊंगा सब्जेक्ट के बारे में। एक बार थोड़ा बाहरी ढांचा आपको बता दूं। देखो साथियों यहाँ पर सब्जेक्ट में अपन पढ़ेंगे जो अपनी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी का मतलब है कि आपका जो अनुशासन है, आप क्या सोचते हो, आप क्या देखते हो और आप कैसे रिएक्ट करते हो, इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एज ए टीचर, एज ए गाइडर, एज ए मेंटर मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूँ। तो मेरा ढांचा किस प्रकार से है, मेरा बात करने का लहजा आप लोगों से कैसा है, मैं किस प्रकार से आप लोगों के सामने पेश होता हूँ, मेरी क्या मेंटेलिटी है, उन सब चीजों का जिक्र यहाँ पर करेंगे और सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। साथ ही कौन कौन से वैज्ञानिकों ने जो पर्सनैलिटी है उसको लेकर क्या क्या कहा, कि आप इसे कैसे सुधार कर सकते हो, इसमें कौन कौन से गुण शामिल है, कि आप अपनी सोसाइटी से क्या सीखते हो, आपने स्कूल लाइफ से क्या सीखा, आप कॉलेज में जाते हो तो वहां पर कुछ अलग चीजें सीखते हो, या जन्मजात कुछ ऐसे विकार, जैसे कि मान लो कि आपके माता पिता के आप 2 भाई हो, दोनों सेम शकल के हो, लगभग सेम आपके गुण है, एक ज्यादा एक्टिव है एक थोड़ा स्लो है। तो सेम मतलब एक ही माता पिता की संतान होने के बाद भी थोड़े बहुत उनमें गुण विभिन्न देखने को मिल जाते हैं, या कई बार देखते हैं कि दोनों ही सेम तरह की हरकतें करते हैं। ठीक है, दोनों ही बिल्कुल बाहर से भी रिएक्ट सेम करते हैं,
कम बात करते हैं, तो उस प्रकार से उनका व्यवहार अलग है ना। एक तो आपके जन्मजात हो गया, एक दूसरा हो गया कि आपने अपनी सोसाइटी, अपना कल्चर, अपनी संस्कृति या बाहर के लोगों से आपने क्या सीखा, कॉलेज से और यूनिवर्सिटी में आप जब गए तो वहां पर आपने क्या सीखा, या फिर यूजी से पीजी पीएचडी में आप गए तो वहां पर आपने क्या सीखा, क्या चेंजेस आए, तो वो चीजें पढ़ना है। कुछ टर्म्स है जो कुछ वैज्ञानिकों ने दी थी, वो अपन देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा इसको लेकर, क्या क्या सोच रखते हैं वो, कैसे आप इसमें सुधार कर सकते हो। ये सारी चीजें, थोड़ा पानी पीऊंगा उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यही अपन पढ़ेंगे। सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल आप अभी कॉलेज स्टूडेंट हो, आप कहीं जा रहे हो, है ना, किसी ने आपसे पूछ लिया कुछ भी, तो उस टाइम पर आपका जो व्यवहार है वो किस हिसाब से है? हो सकता है कि आपका झगड़ा अपने रूम पार्टनर से हुआ हो और आप बाहर जा रहे हो, किसी व्यक्ति ने पूछ लिया कि भैया ये कहाँ जाती है ट्रेन, या ये रास्ता बता दो वहां पर, मुझे नहीं पता, है ना। एक बिल्कुल आप हैप्पी हो, माइंड बिल्कुल मस्त है, फ्रेश माइंड में मस्त जा रहे हो, किसी ने रास्ता पूछा कि हाँ भैया आप एक काम करो, यहाँ से आप बैठोगे वहां आप पहुंच जाओगे, तो मतलब आपके मूड के ऊपर भी, है ना, आपका जो कैरेक्टर है कि आप किस हिसाब से, मतलब किस टाइम पर कैसा रिएक्ट करोगे, वो भी डिपेंड करता है। वो भी इसमें अपन पढ़ने वाले हैं। साथ ही टीम वर्क क्या होता है, ग्रुप डायनेमिक्स क्या होती है। टीम वर्क का मतलब है कि आप अपने समूह के अंदर कैसे रिएक्ट करते हैं। मान लो कोई सा भी समूह है, क्या आपका क्लासरूम है या आप कई कंपनी में जॉब कर रहे हो, वहाँ का जो आपका ग्रुप है, वहां पर कैसे रिएक्ट करते हो, ठीक है, कैसे आपस में बात करते हो, आपका मूड किस हिसाब से रहता है, आप अकेले में बैठकर काम करना पसंद करते हो या लोगों के साथ में बैठकर करना पसंद करते हो, वो भी यहाँ पर अपन देखेंगे। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं सब्जेक्ट के अंदर। काफी प्यारी सब्जेक्ट है, बताने वाला हूँ, चलते हैं। देखो, पहला है डिफाइन पर्सनैलिटी, की आपकी पर्सनैलिटी क्या है। तो personality is a combination of characteristics or qualities that form an individual and distinctive character. It includes one pattern of thought, emotions, behavior, attitude and habits that make a person unique. ठीक है, ये सारी चीजों का एक मिश्रण है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग बनाती है। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं देखो यहाँ पर। पहले आपके सोचने का तरीका, आपकी भावनाएं, आपका व्यवहार, आपको दूसरे इंसान को देखने का दृष्टिकोण, आपकी आदतें, ये सब आपको अलग मतलब बनाती है लोगों से। ठीक है, कि एक व्यक्ति में कौन कौन से गुण है, दूसरे व्यक्ति में कौन कौन से गुण है। एक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति से अलग टाइप से व्यवहार करता है, आप अगर किसी से मिलते हो तो आप अलग टाइप से व्यवहार करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये किसने सिखाया कि जो भी आपसे उम्र में बड़े हैं या बड़े बुजुर्ग है, उनका आपको आदर सम्मान करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं बस में जा रहे हो, एक ताऊ पास में बैठे हैं, ताऊ ने आपको दो गाली निकाल दी, गर्मी का टाइम था, आप ताऊ के ऊपर गिर रहे थे, ताऊ ने निकाल दी, तो आप क्या करोगे? ठीक है ताऊ, मैं साइड में हो जाता हूँ। तो ये किसने सिखाया कि ताऊ जी अगर या बड़ी उम्र के लोग आपको कुछ भी कह दे, कुछ भी बोल दे, तो आपको सहनशीलता रखनी है, ज्यादा उनके सामने नहीं बोलना। ये बचपन से आपके माता पिता, आपके जो कल्चर है, सोसाइटी है, वहां पर आपको सिखाया गया है। ठीक है, आपको हमेशा कहा गया है कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसके सामने ज्यादा जबान नहीं चलानी, कम ही चलानी। ठीक है, तो वो आपके संस्कार, वो आपके मैनर्स आपको लोगों से अलग बनाते हैं। आजकल की जनरेशन हो सकती है कि ताऊ दो गाली निकाले, सामने वाला चार निकाले, लेकिन वो उसके अलग सोच है, उसकी अलग भावनाएं हैं, उसकी अलग धारणाएं। तो पर्सनालिटी क्या है जो लोगों से आपको अलग बनाती है? आपके गुण, आपके सोचने का तरीका, आपकी क्षमताएं, आपके विचार, आपका वर्क। ठीक है, ये क्या है? आपकी पर्सनालिटी है। कौन कौन से इसके की पॉइंट्स है? ठीक है, देख, पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट द टोटल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। व्यक्ति किसी व्यक्ति के समग्र व्यवहार को दर्शाता है कि आप अपना जो लहजा है, आपके सोचने का तरीका, वो सारी चीजें आप डिफाइन कर दोगे दूसरे व्यक्ति के सामने जब वो आपसे बात करेगा या आपसे कुछ पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका कंपनी में इंटरव्यू लिया जा रहा है कि आप बता दो, आपका जो रेज्यूम सीवी है वो लिया जाता है, उसमें देखा जाता है कि आपने क्या किया है, और आप मतलब फॉर एग्जाम्पल कि आप 20 साल के हो गए, किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गए, अब वहां पर आपका एक सीवी और एक रेज्यूम देखा जाएगा, उससे आपके बीते 20 साल जो आपने पढ़ाई की, आपने क्या क्या किया, वो सारी चीजें 15-20 मिनट में कंप्लीट सामने आ जाती है कि आपने क्या पढ़ाई कर रखी है और आपका व्यवहार कैसा है, क्योंकि वहां से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो वो सारी चीजें कम समय में आप अपने चरित्र को दर्शा देते हो अगले इंसान के सामने, एक व्यक्ति। ठीक है, इट डेवलप थ्रू ए बायोलॉजिकल,
ठीक है, फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब आपकी पर्सनैलिटी आप में मनोवैज्ञानिक है, पर्यावरणीय कारक और माध्यम से विकसित होती है। कैसे? कि मैंने बताया बायोलॉजिकल, जैसे आपके माता पिता के गुण आप में आ गए, ठीक है, माता पिता के जो गुण थे वो संतान के अंदर आ गए, जेनेटिकली आ गए, ठीक है। आपका समाज, जहां आप रहते हो, आपका कल्चर, वो आपको सिखाता है, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। आप शुरू से अगर आदर्शवान जगह रहे हो, ऐसे लोगों के बीच रहे हो जो मतलब हमेशा सहनशील, संस्कारी और अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति थे, ठीक है, जिन्होंने लाइफ में कुछ किया है, अचीव किया है, ऐसे व्यक्तियों के आसपास में आप रहोगे तो उसी प्रकार से आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। एक रहता है कि ऐसी जगह पर रहना जहां पर शुरुआत भी गाली से होती है, एंड भी गाली से होगा, ना जिंदगी में कुछ काम किया, ना किसी को करने दिया, लोग कोई काम कर रहा है तो उनको हमेशा परेशान किया। तो आपकी पर्सनैलिटी अगर आप बचपन से ऐसे हो तो आप भी ऐसे ही बन जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कहावत आपने सुनी होगी कि ये बाप भी ऐसा ही है तो ये बेटा भी ऐसा ही है, ठीक है, दोनों बाप बेटे एक समान है। ये आपने एग्जाम्पल कहीं पर सुना होगा। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी है, ऐसे ही माहौल में रहे। तो पर्सनैलिटी आपके जो बायोलॉजिकल आपके माता पिता से आप में जो आते हैं वो एक तो आपके गुण, दूसरा कि आप अपने समाज में जो रहते हो, आपके माता पिता ने आपको क्या सिखाया है, वहां से आपकी पर्सनैलिटी का विकास होता है, यानी कि आपके चरित्र का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। देखो, पर्सनैलिटी इज बोथ इनबोर्न एंड एक्वायर्ड, यानी कि आप जन्मजात, जब जन्म आपका होता है तब आप कुछ गुण लेकर आते हो माता पिता से, ठीक है, जैसे कि आप बिल्कुल शांत स्वभाव के हो, आपके माता पिता शांत स्वभाव के रहे हैं, आपका भी बिल्कुल शांत स्वभाव है, कोई ज्यादा बोल रहा है तो भी आप उसे प्यार से रिप्लाई दे रहे हो, ज्यादा नहीं बोल रहे। दूसरा, एक आप बाहर आने के बाद, धरती पर आने के बाद, इस जीवन में आने के बाद आप संस्कृति, अपने कल्चर, लोगों से आप सीखते हो, ठीक है। तो ये इनबोर्न भी है और बोर्न भी है, मतलब जन्मजात भी है और एक्वायर्ड भी है, ठीक है। ठीक है सर। तो फर्स्ट अपना जो था कि पर्सनालिटी क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। तो बेटा आप पर्सनालिटी को परिभाषित करके आ जाओगे ना? बिल्कुल सर, करके आ जाएंगे, क्योंकि मैंने सारी चीजें आपको डिफाइन कर दी है, ठीक है। मजा आ गया? ठीक है सर। दूसरा है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व की मुख्य विशेषताएं क्या है। देखो, the main character of personality, those features that define the distinguish one person from another person. These characteristics help to understanding how individual behave, think and interact in different situations। देखो, इसका कहने का मतलब है कि आप मान लो कहीं जा रहे हो, एग्जाम्पल समझा रहा हूं, तो आप कैसे पता लगाओगे कि अगला व्यक्ति आपसे कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसका थिंकिंग क्या है, उसकी सोच क्या है आपको लेकर, वो आपके प्रति क्या सोच रहा है ना, कितनी उसकी आपके प्रति संवेदनाएं, है ना, वो आपकी केयर करता है या नहीं करता, कुछ भी आप समझ जाओगे कैसे, इस पर्सनालिटी से, जब वो आपसे बात करेगा। और पर्सनालिटी आपको ये सिखाती है कि मान लो कोई विपरीत परिस्थिति आ गई तो उस टाइम पर आपको कैसे रिएक्ट करना है, कैसा व्यवहार करना है, ठीक है। इसके लिए भी आपको प्रिपेयर करती है आपकी पर्सनालिटी। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं? पहला है यूनिकनेस। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग और विशेष होता है, जो दूसरों से उसे अलग बनाता है। कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो आपका स्वभाव, आपका व्यवहार, वो दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल भिन्न है, ठीक है। मान लो कोई ज्यादा गुस्से वाला व्यक्ति है, आप बिल्कुल शांत स्वभाव वाले व्यक्ति हो। कोई ज्यादा बोलता है, आप कम बोलते हो। कोई नहीं पढ़ता, आप ज्यादा पढ़ते हो। तो किसी भी प्रकार के आप में जो गुण है वो दूसरे व्यक्ति से आप में भिन्न है, यानी वो अलग बनाती है, वो क्या है? आपकी पर्सनालिटी है, जो दूसरे व्यक्ति से आपको अलग बनाती है। तो इसका मतलब हो गया यूनिकनेस आप में होती है। तो कैरेक्टर कौन सा हो गया? यूनिकनेस। दूसरा है कंसिस्टेंसी। पर्सनालिटी टेंड्स टू शो ए कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ थॉट्स एंड बिहेवियर ओवर टाइम। व्यक्ति समय के साथ एक समान सोच और व्यवहार की प्रवृत्ति को दर्शाता है, ठीक है। मैंने कहा ना कि मान लो कोई भी परिस्थिति है तो उस समय आप क्या सोच रहे हो, कैसे आप उस विपरीत परिस्थिति से निकलकर बाहर जाओगे, ठीक है। मान लो कि आपसे कोई काम में गलती हो गई, क्लास में टीचर है, वो आपको डांट रहा है, तो आप उस टाइम पर कैसे रिएक्ट करोगे? या तो आप टीचर के सामने वापस ज्यादा बोलोगे, या दूसरा कि सर सॉरी सर, मेरे से ये गलती हो गई, मैं इसको तुरंत ठीक कर दूंगा, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो वो आपकी जो पर्सनालिटी है वो उस टाइम पर पता चलती है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, या फिर विपरीत परिस्थिति में कैसे आप अपने आप को प्रदर्शित करोगे नेक्स्ट पर्सन के साथ, ठीक है। तो ये गुण क्या है?
आपकी पर्सनैलिटी की कंसिस्टेंसी, निरंतरता भी रहती है। यानी कि कंसिस्टेंट व्यक्ति वो रहता है कि मान लो कोई काम आपको करना है तो वो काम आप करोगे ही, ये नहीं कि यार बाद में कर लूंगा वो कर लूंगा, नहीं। निरंतरता, कंसिस्टेंसी आप में रहती है, काम के प्रति आप वो रहते हैं, कैसे डेडिकेट रहते हैं। ठीक है, डेडिकेशन आप में पूरा रहता है, काम के प्रति जोश रहता है अपने अंदर कि मुझे ये काम करना है तो करना है, दुनिया क्या बोलती है मैं परवाह नहीं करता। अभी टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी व्यक्तियों के बारे में मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट व्यक्ति क्या होता है उनके बारे में भी आपको बताया गया था। ठीक है, वो भी अपन आगे चर्चा करेंगे। डायनेमिक नेचर रहती है, व्यक्तित्व तो स्तर नहीं होता, ये अनुभवों और शिक्षा के साथ बदलता और विकसित होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी आप यूजी में हो, आपको एग्जाम्पल भी देता हूं मैं। अभी यूजी के अंदर मान लो कि काफी साथी यार दोस्त बनाएंगे कि यार तू मेरा पक्का भाई है, तू मेरा जिगरी है, चाहे से गर्ल्स हो कोई भी बॉयज हो, तो वो अपने फ्रेंड वहां पर बनाएंगे। जब लास्ट ईयर में आप जाओगे तब आपको पता लगेगा कि ये तो आस्तीन के सांप थे, कोई दोस्त नहीं थे। इन्होंने जिंदगी में सिवाय धोखा देने और पागल बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया। अगर मैं इनके चक्कर में नहीं पड़ता तो आज मैं आगे चला जाता। एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, सभी ऐसे नहीं होते। तो वो चीज आप कहाँ सीखोगे, जब आप यूजी में फर्स्ट ईयर में गए तो लास्ट ईयर में आपको पता लगेगी, और उसके बाद बीएससी के बाद एमएससी में आप ऐसी गलती नहीं करोगे। ठीक है, आप वहां पर जाकर आपको पता है कि मुझे मेरा काम करना है, पढ़ना है, किसी पर कोई विश्वास नहीं करना, क्योंकि कोई किसी का नहीं होता। यूजी में मैं चीज सीख जाऊंगा, तो आपकी पर्सनालिटी चेंज होती रहती है। यूजी में हो सकता है कि आप बिल्कुल सहनशील और बिल्कुल भोले से प्यारे से मासूम व्यक्ति गए हो, और जब आप यूजी करके आए और पीजी में आप गए तो पीजी में आप बिल्कुल गुंडागर्दी में फुल माहौल, गलत संगत में चले गए, तो वो सारी चीजें आप सीख जाओगे। तो पर्सनैलिटी आपके माहौल के अकॉर्डिंग बदलती रहती है, फिक्स नहीं है। ठीक है, अगर मान लो कि आपके सामने कोई आपका दुश्मन आ गया तो उस टाइम आपका व्यवहार अलग होगा, और आपका कोई खास निजी दोस्त आ गया तो उस टाइम आपका व्यवहार अलग होगा। तो पर्सनैलिटी भी उसी प्रकार से टाइम के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। आप नई नई चीजें सीखते रहते हो और उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करके इसको बदलते रहते हो, तो इसका मतलब है कि डायनेमिक होती है। ठीक है, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन इसमें है, ये शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक गुणों का एक सुव्यवस्थित ढांचा है। मतलब कि आप अपने शरीर के अंदर आपका जो बाहरी ढांचा है वो माइंड में क्या रखते हो, ठीक है, क्या सोचते हो, कैसा व्यवहार करते हो, ये पर्सनैलिटी देख के ही तो पता लगेगा। ठीक है, मैं आपके सामने यहाँ पर आया हूँ, ठीक है, आप देख रहे हो कि मेरे हाथ में पेन है, बोर्ड है, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप समझ गए होंगे कि टीचर है या आपके मेंटोर है जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपको बता रहा है, आपको समझा रहा है एक सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, यहीं पर मैं आ जाता गले में एक गमछा डाल के, ठीक है, ये पेन नहीं रहता मेरे हाथ में, और कुछ लेके आ जाता। आप देख के क्या करते कि यार ये नहाने के लिए आए हैं, पढ़ाने के लिए आए, को समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप बाहर से देख के पता लग जाता है। जैसे कोई क्लास में टीचर आता है, आप समझ जाते हो कि नोट्स वगैरह, कंटेंट वगैरह, चौक बोर्ड वगैरह लेकर आया तो वो पढ़ाने के लिए आए, टीचर है। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक गुणों का एक सुव्यवस्थित ढांचा है। अब सर ये भावनात्मक मतलब भावनाएं क्या, फीलिंग्स, बिल्कुल पर्सनैलिटी के अंदर आपकी फीलिंग्स भी आती है कि किसी को लेकर आपकी क्या फीलिंग्स है, आप क्या सोच रखते हो, उसके प्रति आपकी क्या मेंटेलिटी है। ठीक है, ठीक है सर। फिर आपका व्यवहार, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि आप किस प्रकार से रिएक्ट करोगे, कैसे आपका व्यवहार रहेगा किसी व्यक्ति को लेकर, ये आपकी पर्सनैलिटी के अंदर शामिल है। ओके, फिर है एडेप्टेबिलिटी। अच्छा व्यक्ति नए वातावरण, सामाजिक स्थिति के अनुसार ढलने में मदद करता है। मतलब कोई मान लो गुड व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, ठीक है, अब ये कैसे पता लगा कि यार ये गुड व्यक्ति है, बैड व्यक्ति है। मान लो कि आप किसी से बात कर रहे हो, आप कैसे समझ पाओगे कि ये गुड व्यक्ति है ना, उसके बात करने के तरीके से, उसका आपके सामने पेश आने से, वो किस हिसाब से, उसका क्या लहजा है, क्या टोन है, आपके प्रति क्या सोच रखता है, तो आप समझ जाओगे गुड व्यक्ति है, बैड व्यक्ति। ठीक है, तो ये अच्छे व्यक्ति को एक वातावरण और सामाजिक स्थिति के अनुसार ढलने में भी हेल्प करती है आपकी पर्सनैलिटी। ठीक है, ठीक है सर, तो ये आपका यहाँ पर होता है कंप्लीट। फिर क्वेश्चन आ सकता है, मान लो एक्सप्लेन द नेचर ऑफ पर्सनैलिटी विथ एग्जाम्पल, यानी कि व्यक्तित्व की प्रकृति को उदाहरण सहित आप समझाइए कि क्या होती है ये पर्सनैलिटी, है ना, उसको एग्जाम्पल सहित आप समझाइए। अभी वही चल रही है पर्सनैलिटी, यानी कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनाए गए हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाओ, घुमा के क्वेश्चन आ जाओ, या कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाओ, ठीक है, वो सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी, सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट यहाँ पर हो जाएंगे। बाकी के जो बचेंगे उनको अपन गेस पेपर में करवाएंगे, और वन शॉट में जो आपका रिवीजन है वो तो होके रहेगा।
मेन चीज ये है, 2-3 क्वेश्चन आपको बता दिए, पढ़ा दिए, उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहे होंगे। अब वो समझ में आ रहे हैं तो आगे पूरा ही ऐसे ही समझ में आएगा। करना क्या है, अकाउंट को फॉलो करके अपने साथियों के साथ शेयर कर देना और मेरे लिए एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही देना, ठीक है। कमेंट तो करना ही है कि सर कैसा आपने समझाया, कैसा एक्सप्लेन किया, है ना, कितना आपको समझ में आया, कितना आपको कंटेंट जो अपना पसंद आया। ठीक है साथियों। अब है कि व्यक्ति की प्रकृति को उदाहरण से समझिए। व्यक्ति की प्रकृति से तात्पर्य उसकी मूलभूत विशेषताओं, संरचना, उसके विकास, कार्य प्रणाली, ये समझने में सहायता करता है कि व्यक्ति कैसे बनता है, समय के साथ कैसे बदलता है और किसी व्यक्ति के व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, कि समय के अनुसार आप कैसे बदले, आपने क्या सीखा। और मान लो कि आपके सामने कोई दूसरा व्यक्ति है तो आप उसका मूड खराब भी कर सकते हो, खराब हो रहा है तो उसको ठीक भी कर सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि मान लो कोई उदास बैठा है, आप उसके पास जाओगे, उसको समझाओगे यार ऐसा करने से कुछ नहीं होता, लाइफ में सभी की टेंशन आती है, मेरे भी आई थी, निकल गई, तेरी भी निकल जाएगी, उसको अच्छा फील होगा। एक वो उदास है, आप उसको और उदास कर रहे हो कि यार अब क्या होगा, तेरे साथ तो बहुत गलत हो गया यार, ऐसा ही होता है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो लास्ट स्टेज आ गई, तो मतलब उसको आप और दुखी कर सकते हो। ठीक है, तो ये व्यक्ति के अंदर रहता है कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने कैसे पेश आएगा, उसके साथ में क्या हरकतें करेगा और कैसे करेगा। ठीक है, ये चीजें हैं साथी। अब है नेचर ऑफ पर्सनैलिटी, कि कितने प्रकार की नेचर हो सकती है, क्या क्या मतलब, ईमानदार व्यक्ति भी हो सकता है, चोर व्यक्ति भी हो सकता है, गुड व्यक्ति भी हो सकता है, बैड व्यक्ति भी हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ नेचर्स दी हुई है, वो अपन देखते हैं। पहला है होलिस्टिक, यानी कि पर्सनैलिटी इंक्लूड्स द होल इंडिविजुअल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट, मतलब कि व्यक्तित्व में व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक सभी पहलू शामिल होते हैं। ये चीज अपन ने स्टार्टिंग में देख ली थी, है ना, पर्सनैलिटी के अंदर, यानी आपके व्यक्तित्व के अंदर ये सारी चीजें ऐड है। आप किसी के प्रति क्या सोचते हो, आप कैसे पेश होते हो, आपकी मेंटेलिटी क्या है। ठीक है, ठीक है सर। अब एग्जाम्पल यह है, इससे समझते हैं होलिस्टिक से। ए कॉन्फिडेंट पर्सन इज नॉट ओनली मेंटली स्ट्रॉन्ग बट ऑल्सो शोज पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, यानी कि मान लो कि मोटिवेशन की यहाँ पर बात हो रही है, सीधी सी मैं आपको बताऊं कि उसको कॉन्फिडेंस है, कोई व्यक्ति है उसको कॉन्फिडेंस है कि मैं ये काम कर लूंगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं ये सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो वो चीज अगर मेरे माइंड में है तो वैसे ही मेरी बॉडी लैंग्वेज भी है ना, कि एक्टिव हूं मैं पूरी तरीके से और आपको सारी चीजें समझा रहा हूं। अब दूसरा, मैं यहाँ पर आ जाऊं या फिर कोई भी व्यक्ति हो, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है खुद के ऊपर, है ना, कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा क्या होगा, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसे रहेगी मरने वाले की तरह, मतलब वो डिफाइन नहीं कर पाएगा। मतलब उसकी जो चीजें हैं जो आपको समझाएगा वो बॉडी के साथ में मैच ही नहीं होगी, बोल रहा कुछ और है, कर रहा कुछ और है, बता रहा कुछ और है, लिख रहा कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल से आप समझो। तो यहाँ पर होलिस्टिक का मतलब है कि एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति मेंटली स्ट्रांग नहीं, मेंटली तो है ही है, उसके साथ में वो क्या है, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज भी रखेगा वहां पर, है ना, माइंड से भी पॉजिटिव है, बॉडी से भी पॉजिटिव है, तो ये क्या है, होलिस्टिक। ठीक है, ठीक है सर। दूसरा है डायनेमिक, व्यक्ति तो स्थिर नहीं होता, ये अनुभव वो वातावरण और सीखने से बदलता रहता है। चीज मैं पहले बता चुका कि ये चीज स्थिर नहीं रहती। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व सेम नहीं रहता, हमेशा समय समय के अकॉर्डिंग आपका बदलता रहता है। ठीक है, तो पहला नेचर में अपने देखा होलिस्टिक, दूसरा डायनेमिक। एग्जाम्पल देख लो, ए से स्टूडेंट कैन बिकम ए कॉन्फिडेंट स्पीकर थ्रू प्रैक्टिस एंड एनक्रोचमेंट, यानी कि मान लो कोई व्यक्ति है या कोई स्टूडेंट है, वो कब बेटर कर पाएगा, जब उसको कॉन्फिडेंस होगा, वो समय के साथ में चीजों को सीखने की कोशिश करेगा और उनको दैनिक जीवन में अप्लाई करके रिप्रेजेंट करेगा, है ना, तभी आप बेटर कर सकते हो। क्लास में मैंने एक चीज भी बताई थी, आपको बता देता हूँ कि लाइफ में मान लो कि आपने डिग्री की, पढ़ाई की, ठीक है, जॉब आपको मिल सकती है, लेकिन आपने एक चीज देखा होगा दैनिक जीवन में कि कुछ साथी ना तो डिग्री करते हैं ना वो जॉब करते हैं, फिर भी लाइफ में अच्छा पैसा कमा लेते हैं। वो कैसे, वो कमा लेते हैं अपनी स्किल्स से, है ना, उनमें उस चीज की स्किल है, उन्होंने स्किल पर वर्क किया है। आपने डिग्री पर किया है, उन्होंने स्किल पर वर्क किया है। तो डिग्री के साथ में आपकी स्किल्स भी बेटर होनी चाहिए। ठीक है, और ये सब्जेक्ट आपको यही सिखाता है। ठीक है, ठीक है सर। तो डायनेमिक रहती है आपकी, यूनिक,
इस इंडिविजुअलाइज डिफरेंट पर्सनैलिटी मेकिंग देम, मतलब ये कहने का मतलब है कि पर्सनैलिटी आपको दूसरे व्यक्ति से भिन्न बनाती है, ये चीज पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, कि आपका मान लो किसी दो व्यक्तियों में अपन तुलना करेंगे कि आकाश में और विकास में क्या क्या फर्क है, तो उनकी क्वालिटीज जो भी अपन बताएंगे तो वो पर्सनैलिटी के हिसाब से बताएंगे कि इसमें ये है, इसमें ये है। ठीक है, तो ये क्या रहती है, अपनी यूनिक रहती है। देखो, टू सिबलिंग रेज इन द सेम हाउस में हैव वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटीज। यहाँ पर आप देख लो कि चाहे से दो कोई भी जानवर मान लो, इंसान मान लो, कुछ भी मान लो, रहते एक घर में, संस्कार, पर्सनैलिटी और उनका लहजा और उनका तरीका अलग है। हो सकता है ऐसा कई जगह होता है, कई बार सेम भी होता है। ठीक है, अब यह है कंसिस्टेंट। पर्सनैलिटी शोज कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशन एंड ओवर टाइम। व्यक्तित्व समय और विभिन्न परिस्थितियों में एक जैसा व्यवहार दर्शाता है। ठीक है, जो आपका व्यक्तित्व है, कि मान लो आपकी रियल नेचर ये है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहते हो, किसी चीज को लेकर ज्यादा नेगेटिव नहीं सोचते, तो अगर कोई विपरीत परिस्थिति आ गई तो उस टाइम पर भी आप पॉजिटिव रहोगे, आपका जो रियल नेचर है वो सामने आ जाएगा। कई लोग दिखावा करते हैं कि यार मैं तेरे लिए बेस्ट हूँ, लेकिन जब मान लो कि आपकी लाइफ में कोई विपरीत परिस्थिति आई और आपने उनसे हेल्प मांगी तो उन्होंने आपको मना कर दी, यानी कि वो रियल नहीं थे, उन्होंने दिखावा किया। तो पर्सनैलिटी यहाँ पर कहती है कि हम जो है, अगर किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी है सही टाइम पर और बुरे टाइम पर अगर वो पॉजिटिव रह रहा फॉर एग्जांपल, तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, वहां पर वो कंसिस्टेंट रहेगा, निरंतर उसी हिसाब से रहेगा। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति अपने घर पर व्यवहार करता है वैसे स्कूल में, और अपने कार्यस्थान पर कोई जॉब वगैरह वो करता है तो वहां पर भी उसका नेचर ऐसा ही रहता है, डिफरेंट नहीं रहता या अलग नहीं रहता। अब देखो, पर्सनैलिटी के बारे में यहाँ पर कहा है कि ये जन्मजात भी है और सीखते भी हो। ठीक है, कि आपके माता पिता से कुछ गुण आप में आ गए और वहां पर यहाँ पर आप बाहर आके क्या सीखे, आपने धरती पर आकर अपने जीवन में क्या सीखा, अपनी सोसाइटी से, आसपास के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूजी पीजी पीएचडी में आपने सीखा, जॉब के अंदर क्या सीखा, तो वो सारी चीजें क्या है, पर्सनैलिटी के अंदर है। देखो, कुछ हद तक जन्मजात और कुछ अनुभव के कारण विकसित होता है। ठीक है, अब है डिस्कस वेरियस थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, यानी व्यक्तित्व के विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा। यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्तित्व को लेकर कुछ सिद्धांत दी, कुछ थ्योरीज दी है, उन थ्योरीज के बारे में एक बार बाहर से अपन देखेंगे, पढ़ेंगे थोड़ा बहुत उनके बारे में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहली थ्योरी है सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दी गई, है ना, सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा, और यह है फिजियोलॉजिक थ्योरी। इन्होंने क्या कहा, फ्रॉड बिलीव द पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाय अनकॉन्शियसनेस मोटिव द चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, यानी कि जो आपने बचपन से सीखा या बचपन में जो आपने अनुभव किया उसी के हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी बनती है। ठीक है, और तीन भाग बताए। पहला आईडी दिया, प्रेरणा, ईगो और सुपर ईगो, इसके हिसाब से इन्होंने पर्सनैलिटी को बांटा। और इनके कुछ और ट्रेड्स थे, मतलब इन्होंने बताया था कि इस हिसाब से आप पर्सनैलिटी का पता लगा सकते हो और इस हिसाब से आप इनका विश्लेषण कर सकते हो कि इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी किस हिसाब से हो सकती है। ठीक है, तो पहली थ्योरी थी फिजियोलॉजिक थ्योरी। दूसरा है ट्रेट थ्योरी, गुण सिद्धांत, जो गॉर्डन एल्पोर्ट, रायमंड केटल, इनके द्वारा दी गई थी। इनका कहना है व्यक्ति अनेक गुणों या विशेषताओं से बना होता है, यानी व्यक्ति के अंदर अनेक गुण होते हैं, उनकी अलग अलग विशेषताएं होती है। देखो, वैज्ञानिक है, सबने अपने अपने जो मत थे कि मैं इस हिसाब से बताऊंगा पर्सनैलिटी को, उस हिसाब से बताया हुआ है इनके अनुसार। ठीक है, तो इस हिसाब से इन्होंने बताया, और इन्होंने तीन प्रकार के गुण बताए थे। और जो 16 यहाँ पर पर्सनैलिटी फैक्टर्स है वो भी अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। जो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स है MBTI, उनमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस हिसाब से क्या क्या रहते हैं। और इन्होंने तीन नियम बताए थे, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, भावनात्मक और मनोविकृत। ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, इंट्रोवर्ट क्या होता है, अभी समझाने वाला। फिर है ह्यूमनास्टिक थ्योरी, कार्ल रोजर द्वारा दी गई थी और अब्राहम मास्लो द्वारा। ठीक है, ये कहते हैं, ये मतलब ये सिद्धांत कहता है दैट थ्योरी फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड फ्री विल। ठीक है, इन पर यह सिद्धांत जो है कहता है। ठीक है, क्या कहता है ये, इन्होंने एस्टीम नीड्स का जो क्रम बताया था कि व्यक्ति को कौन कौन सी नीड्स रहती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स,
मकान की, घर की, अपनी जो है सेफ्टी नीड्स, वो सारी चीजें इन्होंने बताई थी इस सिद्धांत के अंदर। तो यहाँ पर डिटेल से नहीं है, यहाँ पर तो क्वेश्चन में था, इसलिए यहाँ पर कुछ थ्योरीज के बारे में वर्णन करना था। ज्यादा आप सभी के बारे में वर्णन करेंगे तो 20 पेज भर जाएंगे यहाँ पर। तो बार बार से क्वेश्चन उस हिसाब से था, उस हिसाब से यहाँ पर थ्योरीज के नाम और उनके अंदर जो मेन मेन चीजें हैं वो आपको बताई गई है। ठीक है, अब है बिहेवियरिस्टिक थ्योरी, बी एफ किन्नर, जॉन बी वाटसन द्वारा दी गई थी। ये कहते हैं व्यक्ति पर्यावरण और सीखे गए व्यवहारों से निर्मित होता है, कि अपने पर्यावरण से उसने क्या क्या सीखा, उन्हीं गुणों से व्यक्ति का निर्माण होता है। ये सिद्धांत आंतरिक विचारों को नजरअंदाज करता है, मतलब जो आपके सोच है, आपने क्या मतलब अपनी मेंटेलिटी बना रखी है, उनको नहीं देखता ये सिर्फ बाहर के जो आपके गुण है उन्हीं को देखता है, कि आप कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे वर्क करते हो। फिर है सोशल कॉन्जिकेटिव थ्योरी, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दी गई। ये सिद्धांत अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से सीखने की भूमिका को महत्व देता है, मतलब आप कैसे लर्निंग करते हो, ऑब्जर्वेशन एंड मॉडलिंग के द्वारा। ठीक है, आप लाइफ में कैसे सीखते हो। इसमें पारस्परिक निर्धारण की अवधारणा है, व्यक्ति, व्यवहार और पर्यावरण के बीच परस्पर प्रभाव। इसने क्या क्या बताया, व्यक्ति, उसका व्यवहार और पर्यावरण के बीच में जो आपने सीखा, मतलब आपकी नेचर में आपने क्या सीखा, कैसे सीखा। ठीक है, उनके गुणों को यहाँ पर आपस में मिक्स करके आपको समझाता है। और आपकी जो सेल्फ इफिशियंसी है, कॉन्फिडेंट इज वन एज एबिलिटी इज सेंट्रल टू पर्सनैलिटी, मतलब ये कहता है कि अपनी क्षमता में विश्वास रखना व्यक्ति का मुख्य भाग है ना, कि जो आपकी क्षमताएं हैं, जो अगर आप उन पर विश्वास करते हो तो आपकी मेन कैरेक्टर है आपके लाइफ में आगे बढ़ने का, आपकी पर्सनैलिटी के डेवलप होने का, आपके विकास का। ठीक है सर। अब आता है व्हाट इज मास्लो थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मास्लो का सिद्धांत, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की थ्योरी है, ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। समझा मैं दूंगा, ध्यान आपको क्लास में ही रखना है साथी। ठीक है, ठीक है सर। देखो, मास्लो ने क्या किया, एक सिद्धांत दिया कि व्यक्ति जब बड़ा होता है, समझदार होता है, चीजें उसको समझ में आने लगती है, तो वो अपनी जो कुछ बेसिक नीड्स है, जो उनकी दैनिक जीवन में उनको काम आने वाली है या लाइफ में उसको काम आने वाली है, उन नीड्स को वो हमेशा क्या करता है, पहले पूरा करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उच्च स्तर की आवश्यकताओं की ओर बढ़ता है। सबसे ऊंचा स्तर होता है आत्म साक्षात्कार, जहां व्यक्ति अपनी पूरी क्षमताओं का एहसास करता है। यानी कि आपके पास रहने के लिए, पहले खाने के लिए कुछ नहीं है तो खाने की व्यवस्था, रहने के लिए नहीं तो रहने की व्यवस्था, उसके बाद खाना रहना हो गया, उसके बाद सोसाइटी में नाम कमाना, अलग पहचान बनाना उसकी, उसके बाद खतरा महसूस करते ही खुद की सिक्योरिटी की, कि मुझे सिक्योरिटी भी चाहिए, मुझे पावर भी चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए। यानी कि जो बेसिक नीड्स है वो पूरी होने के बाद में एक्सट्रीम नीड, यानी एंड तक की जो नीड्स है उनको पूरा करने की कोशिश करता है एक व्यक्ति, इनके अनुसार। ठीक है, और 5 क्रम में इन्होंने इसे बांटा है। ठीक है, तो पहली नीड्स है सेफ्टी नीड्स। हाँ, ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड यानी शारीरिक अवस्था में देखो, बेसिक सर्वाइवल नीड्स लाइक फूड, वाटर, एयर और स्लीप। जीवित रहने के लिए आवश्यक चीजें जैसे भोजन, पानी, हवा, नींद, ये तो सारी चीजें पहले व्यक्ति को चाहिए, इनका जुगाड़ करेगा पहले तो, है ना। ठीक है, भोजन पानी वगैरह, तो पानी तो मिल जाता है, लेकिन भोजन, मकान, रहने की व्यवस्था वो सारी करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेफ्टी नीड्स, सुरक्षा की आवश्यकता, फिजिकल एंड इमोशनली सिक्योरिटी, शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा, जैसे आश्चर्य, कानून, स्थिरता। मतलब एक व्यक्ति की ये क्या है, नीड रहती है, जब वो अपनी शुरुआती नीड्स यानी आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है तो आगे की जो नीड्स है उनको पूरा करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर पहले नीड माने अपन, तो आप मान सकते हो भोजन की, दूसरा रहने की, मकान की, उसके बाद सेफ्टी, फिर आती है लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, उसको मतलब अच्छे दोस्त चाहिए, अच्छे फ्रेंड चाहिए, अच्छी फैमिली, अच्छा अपने आसपास में एनवायरनमेंट और कल्चर में वो रहना पसंद करेगा, कि मैं इस हिसाब से यहाँ पर रहूं, ताकि यहाँ पर अच्छे लोग हैं, हाई प्रोफाइल लोग हैं। ठीक है, फिर आती है एस्टीम नीड्स की, आत्मसम्मान की आवश्यकता, मतलब उसको रेस्पेक्ट चाहिए, पहचान चाहिए, आत्मविश्वास, और उसकी जो अचीवमेंट है वो लोगों को बता सके, है ना। तो जब शुरुआती जो आपकी नीड्स है वो पूरी होना स्टार्ट हो जाती है, तो आपकी जो आगे की जो डिमांड है, जो नीड्स है वो बढ़ती जाती है, और व्यक्ति उनको पूरा करने के लिए आगे वर्क करता रहता है। ठीक है, तो यही समझाना चाहा है मास्लो ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी के अंदर। ठीक है, और एक चीज और कही थी
कि ए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर्सन इज फोकस्ड ऑन पर्सनल ग्रोथ पर्पस एंड फुलफिलमेंट, यानी कि जो व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति, एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर्सन है ना, हमेशा अपने बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में, और कैसे आगे जाके सक्सेस हो जाऊं, लाइफ में मोटा पैसा कमा लूं, इन चीजों पर ध्यान देता है। दुनिया से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया को वो देखता ही नहीं, इग्नोर करता है। ठीक है, उसको बस आगे बढ़ना है, खुद की लाइफ में बेटर करना है, अच्छे पैसे कमाने हैं, तो वो अपनी खुद की पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान देता है। और ऐसे व्यक्ति हमेशा क्रिएटिव होते हैं, खुद पर डिपेंड रहते हैं, ईमानदार रहते हैं, और हमेशा हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मॉरलिटी, यानी कि वो हमेशा ईमानदार रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो खुद की ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, दूसरों से उन्हें कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई हीन भावना नहीं रखते। और कैसे व्यक्ति है, एग्जाम्पल देखो, एक साइंटिस्ट को देखो आप, कि वो किस प्रकार से कोई भी बीमारी है उसका इलाज ढूंढने के लिए निस्वार्थ भाव से लगा रहता है कि यार मैं इसकी अगर खोज करूंगा, टाइम पर दवा मिल जाएगी तो लोगों की जान बच जाएगी। अब तो मान लो कि कोरोना आया, कोरोना की वैक्सीन आई, तो वहां पर साइंटिस्ट जो लगे, वैज्ञानिक लगे, उन्होंने तो खोज की थी वैक्सीन की। ठीक है, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि एक सेल्फ एक्चुअलाइज व्यक्ति जो रहता है, खुद की पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान देता है, और उसका माइंड सेट रहता है स्ट्रॉन्ग माइंड सेट जिसे बोलते हैं ना, कि मतलब दुनिया से कोई परवाह नहीं है, वो नहीं देखता कि कौन फेल हुआ है, कौन पास हुआ है, उसे ये है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे लाइफ में सक्सेस होना है, मुझे ये काम करना है तो करना है। और वो व्यक्ति ईमानदार भी होता है, होनेस्ट रहता है अपने काम के प्रति, स्ट्रॉन्ग माइंड सेट रहता है उसका, क्रिएटिव व्यक्ति रहता है। देखो अब यहाँ पर एक एग्जांपल दे दिया कि एक कलाकार जो हमेशा आपको संतुष्ट करने के लिए डायग्राम बनाता है, उसको बेचेगा नहीं, लेकिन आपको बता सके कि देखो कितना अच्छा आपको फील होगा उसको देखने के बाद में, तो उसके लिए वो वर्क कर रहा है निस्वार्थ भाव से। ठीक है, अब आता है बेटा MBTI, मेयर ब्रिक्स टाइप इंडिकेटर। ठीक है, इन्होंने क्या किया, MBTI की सहारा से, मतलब सहायता से व्यक्ति को मापने की कोशिश की। जैसे दूध की मशीन आती है, उसे अपन फेट नापते हैं कि इसमें कितना फेट वसा वगैरह है दूध के अंदर। ठीक है, सारी चीजें अपन नापते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग MBTI भाई साहब ने क्या किया कि ऐसे गुण डिसाइड किए, है ना, कि जिससे अपन व्यक्ति को माप सके कि व्यक्ति कैसा है, उसको क्या सोच रखता है, वो कैसा रिएक्ट करता है, उसको समझने की कोशिश की। और क्या दे दिया, MBTI दे दिया। और इसमें क्या दे दिए, 16 व्यक्तित्व प्रकारों को वर्गीकृत कर दिया, है ना, 16 प्रकार से वर्गीकृत कर दिया इसको। ठीक है, ये व्यक्तित्व की पसंद को समझने, संचार को सुधार करने, करियर चुनने और संबंधों को बेहतर बनाने में मदद करता है। ठीक है, कि सर संबंध बेहतर कैसे होंगे, कि मान लो आपका दोस्त है, अगर आप उसको समझ जाओगे, उसके नेचर को, उसके व्यवहार को, तो उससे आपकी दोस्ती गहरी हो जाएगी। आप उसकी भावनाओं को समझ जाओगे, या फिर आपकी भावनाओं को वो समझ जाएगा। परिवार में कोई झगड़ा हो रहा है, उसको आप समझ गए कि यार ये झगड़ा हो किस रीजन की वजह से रहा, कहीं ज्यादा गुस्से की वजह से, कोई गलत फहमी की वजह से तो नहीं हो रहा, उसको कैसे आप ठीक कर सकते हो, कैसे आप उसको सही कर सकते हो, तो उसे आप रोक सकते हो, सही बना सकते हो, अपने जो रिलेशंस है उनको आप ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर MBTI के जो आयाम है, देखो कौन कौन से हैं। पहला आयाम डायमेंशन का जो है, फर्स्ट रेट और सेकंड रेट में इन्होंने बांटा। पहला है एनर्जी सोर्स। ठीक है, एनर्जी सोर्स में इन्होंने मतलब बांटा है, एक्सट्रोवर्ट बहिमुखी, एक इंट्रोवर्ट। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति एक, एक इंट्रोवर्ट व्यक्ति, आप समझ जाओ। दूसरा है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अब एक्सट्रोवर्ट किस प्रकार से अपनी जो है जानकारी ग्रहण करता है, वो संवेदनशील है यानी सेंसिंग है। और इंट्रोवर्ट क्या है, अंतर्ज्ञानी है ना, इंट्यूशन है। फिर है डिसीजन मेकिंग। अब एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति फर्स्ट रेट में किस हिसाब से अपना जो डिसीजन लेगा, विचारशील यानी थिंकिंग, वो सोचेगा। और ये हमेशा फीलिंग लेगा, विचारेगा नहीं, उसकी फीलिंग ही लेगा बस। मतलब एक तो आप रियल में काम करोगे, धरातल पर उतर कर, एक आप उसको सोकर एसी में बढ़िया फीलिंग ले रहे हो कि हाँ यार ये काम ऐसे कर लूँ तो क्या क्या हो जाएगा, और एक धरातल पर रहकर काम कर रहे हो। तो यहाँ पर एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, तो यहाँ पर EI आ गया, सेंसिंग N आ गया, थिंकिंग से T आ गया, फीलिंग से F आ गया। फिर है लाइफ स्टाइल, है ना, ये जजिंग होता है, मतलब निर्णय लेने वाला होता है। ये कैसा होता है, ग्रहणशील होता है।
जो मिल गया वो ठीक है, और ये सोचता है कि यार मैं डिसीजन लूंगा बेटर कौन सा है मेरे लिए। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पर इन्होंने 16 डायमेंशन में बांटा है। ठीक है, चार चार अभी यहाँ पर 8 हो गए, नहीं 5 5 10 हो गए, नहीं सर 15 हो गए। अरे बेटा 1 2 3 4 4 8 ही हुए, कंफ्यूज मत हुआ करो, मैं देख रहा हूँ कि आपका ध्यान कितना है। ठीक है, इधर ध्यान होना चाहिए। मैं 15 बता दूंगा, 15 मत मान लेना कि सर आपने 15 बता दिए, 15 ही थे। ठीक है, यहाँ पर ये 8 है, अब 8 से अपन आगे के देखेंगे 16। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। समझ में तो आ गया ना आपको कि एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट व्यक्ति, और एक्सट्रोवर्ट बहिमुखी, इंट्रोवर्ट व्यक्ति के बारे में आपको बताया हुआ है पहले भी अच्छे तरीके से, और बता देंगे, घबराना मत। ठीक है, और जो वन शॉट क्लास आएगी, जो रिवीजन करवाएंगे, उसमें भी आपके कंसेप्ट क्लियर करवा देंगे। यहाँ पर 90% होगा, बाकी का जो 10% है वो आपके वन शॉट में और गेस्ट पेपर वगैरह में कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, और वन शॉट में तो मतलब पूरा रिवीजन होगा, A to Z चीजें बताएंगे उसमें। एक्सट्रोवर्ट भी आएगा, इंट्रोवर्ट भी आएगा, सारे जो वैज्ञानिक वगैरह उन्होंने क्या क्या कहाँ क्या कहा था उस हिसाब से आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है तो उस हिसाब से अपन चलेंगे। ठीक है, अब देखो एक्सप्लेनेशन ऑफ एमबीटीआई डायमेंशन, इनकी व्याख्या देख लो आप। ठीक है, किस हिसाब से इनकी व्याख्या की गई। पहला एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। ठीक है, एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन बोल दिया तो आप इसको एक्सट्रोवर्ट भी लिख सकते हो, इंट्रोवर्ट भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आ गया ईआई, यानी उनकी ऊर्जा का स्रोत देखेंगे। तो एक्सट्रोवर्ट जो व्यक्ति है, गेन एनर्जी फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन एंड एंजॉय ग्रुप एक्टिविटीज, ये क्या करता है, सामाजिक संपर्कों से मतलब ऊर्जा प्राप्त करता है और सामूहिक गतिविधियों का आनंद लेता है। ठीक है, समाज में रहता है, बड़े तरीके से आनंद लेता है, अपने आप में बढ़िया, और जहां पर ही रहता है वहीं से ऊर्जा लेता है, एनर्जी का सोर्स है, और सोचता भी बढ़िया है, काम भी अच्छा करता है, खुले विचार वाला रहता है, सबसे बात करता है और क्रियाशील होता है। ठीक है, इसको सोच लिया कि यार ये काम करना है तो करना है, कर लेंगे इसको, कोई बड़ी चीज नहीं है अपने लिए। ठीक है, अब आ गया अंतर्मुखी इंट्रोवर्जन, अकेलेपन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और गहन बातचीत पसंद करते हैं। मतलब ये दूसरों से एनर्जी नहीं लेते, खुद से एनर्जी लेंगे भाई साहब, और गहरी बात करेंगे। मतलब सैड टाइप का जो व्यक्ति है वो रहता है ना, इमोशंस वाला, ज्यादा भावनात्मक चीजों को लेकर अंदर अंदर सोचने वाला व्यक्ति। देखो अभी देखो, शांत स्वभाव रहेगा, विचारशील और गहरे संबंध बनाने, मतलब डीपली व्यक्ति है ना, बहुत गहरा व्यक्ति है। ठीक है, तो दोनों हो गए। अब एग्जाम्पल, ए टीचर हु लव्स एंगेजिंग विद स्टूडेंट इन एन एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, ए साइंटिस्ट हु प्रेफर वर्क अलोन इन ए लैब इज एन इंट्रोवर्ट। यहाँ पर कह दिया, यहाँ पर ये मेरे लिए कह दिया। ठीक है, मैं क्या हूँ, एक्सट्रोवर्ट हूँ, क्योंकि बच्चों से बात कर रहा हूँ, बच्चों से प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ, उनको चीजों को अच्छे से समझाता हूँ। लेकिन साइंटिस्ट भी तो काम कर रहा है चुपचाप तरीके से, शांत स्वभाव से, किसी से कोई बोल रहा नहीं है फालतू में, अपनी लैब में खोज कर रहा है। तो वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ, क्योंकि मुझे तो आपके सामने बोलना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा, सही गलत क्या है आपको बताना पड़ेगा। साइंटिस्ट क्या करेगा, लैब में ना कोई बोलने वाला ना कुछ करने वाला, डीपली सोचता है, डीप थिंकर रहता है, अपना काम करता है। समझ में आ गया, ठीक है सर, वेरी गुड। दूसरा है सेंसिंग वर्सेस इंट्यूशन, यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग देखेंगे, जानकारी ग्रहण करने का तरीका। अब सेंसिंग व्यक्ति में देखो, संवेदनशील व्यक्ति, वही टेबल है भी ऊपर बता के जो आया था मैं आपको। अब सेंसिंग में देखो, फोकस ऑन फैक्ट्स, जो तथ्य हैं उन पर ये क्या करता है, फोकस करता है, डिटेल से करता है, और प्रेजेंट रियलिटी, वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करता है ना, कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, वहां तक जाता है। फिर है प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक एंड हैंड्स ऑन लर्नर, यानी कि व्यवहारिक, यथार्थवादी और अनुभव से सीखने वाले होते हैं। मतलब जो अनुभव लाइफ में, देखो एक चीज मैंने पहले भी कही थी, अभी भी कहता हूँ, कि लाइफ में अगर मान लो कि आपके किसी साथी ने या आपके कोई जानकार ने कोई गलती कर दी, गलती की मान लो कोई भी उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसे आपने देखा समझा कि यार उसमें ये गलतियां करते इसलिए वो फ्लॉप हो गया, तो आप जिंदगी में वो गलती नहीं करोगे, क्योंकि आपने देख लिया, दूसरों की गलतियों से आपने सीख लिया, तो वो गलती आप खुद अप्लाई नहीं करोगे। अगर दूसरों की गलतियों से, दूसरों की कमियों से नहीं सीखोगे, तो लाइफ में इतनी गलतियां करोगे तो लाइफ कम पड़ जाएगी आपकी, तो भी गलतियां करना बंद नहीं हो। तो दूसरों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हो गई, सेंसिंग के अंदर आ गए। अब इनोटेटिव में देखो क्या है, अंतर्ज्ञानी व्यक्ति। इंट्यूटिव क्या है, संभावनाओं, कल्पना और भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित कर, मतलब ऐसा हो सकता है यार, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर भविष्य में बड़ी रोड जाएगी और जमीन के भाव बढ़ जाएंगे, मतलब कल्पना कर रहे हैं, है ना। ठीक है,
रचनात्मक और एब्स्ट्रैक्ट थिंकर होते हैं, और नवाचार को पसंद करते हैं, मतलब प्रोफेर इनोवेशन को पसंद करने वाले होते हैं। एग्जाम्पल, एस सेंसिंग यानी डॉक्टर फॉलो ए स्ट्रिक्ट मेडिकल प्रोसीजर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो किस प्रकार से आपको समझाना चाह रहा है कि एक डॉक्टर है, वो हमेशा ना चाहते हुए भी आपको टेबलेट देना पड़ेगा उसको, कोई और ऑप्शन ही नहीं। चाहे से वो कड़ी लगे, आपको उल्टी आए, आपको लेने का मन ना हो, उसका काम है वो आपको देगा। ठीक है, दैट इज सेंसिंग। ठीक है, अब है एक आर्टिस्ट, नए नए एक्सपेरिमेंट करता है, नई नई पेंटिंग बनाता है, नई पसंद आई दूसरी बना लूंगा, क्या है। ठीक है, लेकिन वहां पर डॉक्टर साहब, भाई साहब आपको देंगे, ठीक है, इंजेक्शन नहीं दिया तो टेबलेट तो लेना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं। ठीक है, तो उस हिसाब से एग्जाम्पल से आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश की है, और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद है थिंकिंग वर्सेस फीलिंग, और डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे, निर्णय लेने की विधि की बात करेंगे। थिंकिंग, मैक डिसीजन लॉजिकली एंड एनालिटिकली, तार्किक और विश्लेषणात्मक रूप से निर्णय लेते हैं थिंकिंग वाला जो व्यक्ति है। फेयर, ऑब्जेक्टिव एंड प्रायोरिटाइज फैक्ट्स ओवर इमोशंस, मतलब भावनाओं, जो आपकी उसकी भावनाएं हैं, जो उसके सिद्धांत है, उनको हमेशा प्राथमिकता देता है, उस हिसाब से निर्णय ये लेता है। ठीक है, कि यार मेरे मन में ये आ रहा, मेरी फीलिंग्स ये है, उस हिसाब से मेरा मन ये कहता है, उस हिसाब से भाई साहब क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं अपना। ठीक है, ठीक है सर। फीलिंग्स, भावना और मूल्य के आधार पर निर्णय, ये पूरी तरीके से ही फीलिंग्स पर है। देखो, थिंकिंग जो विचारशील व्यक्ति है, वो भी अपनी भावनाओं को ध्यान देता है। ठीक है, अगर आपने उसको कुछ कह दिया तो वो आपके बारे में भी सोचेगा कि यार ये कह रहा है तो इसकी भावनाओं की भी मैं कदर करूँ, एक बार देखूं कि क्या पता ये सही कह रहा है। ठीक है, थिंकिंग वाला, सोचने वाला व्यक्ति रहता है। फीलिंग वाला भाई साहब भावना और मूल्य के आधार पर निर्णय लेगा, दयालु रहता है, सहानुभूति रखते हैं, और लोगों पर केंद्रित होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फीलिंग वाले व्यक्ति की विशेषता है कि किस हिसाब से वो अपना निर्णय लेता है। अब देखो यहाँ पर थिंकिंग वाला व्यक्ति, जज मेक डिसीजन स्ट्रिक्टली बाय लॉ, जज हमेशा कानून के तहत ही जो है निर्णय लेगा। ठीक है, और यहाँ पर सोशल वर्कर कंसिडर्ड इमोशनल एस्पेक्ट्स इन डिसीजन, अब कोई सोशल वर्कर है तो वो लोगों की भावनाओं को समझेगा, उनको सुनेगा और उस हिसाब से अपना निर्णय लेगा कि यार ये करूंगा तो ठीक है, वरना ये बेचारे गरीब लोग हैं, मारे जाएंगे, ये कह रहे हैं तो इनकी भावनाओं की भी मुझे कदर करनी चाहिए, उस हिसाब से अपने निर्णय लेगा। ठीक है, अब आ गया जजिंग वर्सेस प्रिसीविंग लाइफ स्टाइल, है जीवन शैली की बात करें तो आ गया प्रेफर स्ट्रक्चर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, संरचना, योजना और संगठन को प्राथमिकता देते हैं। किसको देते हैं, जो इनकी प्लानिंग है, ठीक है, और जो इनका ग्रुप कह रहा है, जो इनका संगठन है, जिसके साथ ये काम करते हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। डिसिप्लिन रहते हैं, पंक्चुअल और इंजॉय रूटीन, अपने जो इंजॉय है रूटीन को जो है इंजॉय करते हैं हमेशा। ठीक है, अपनी लाइफ में चिल रहते हैं। अब है प्रिसीविंग, लचीलापन रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, खुले विचार वाले रहते हैं ये, और अडेप्टेबल रहते हैं, स्वाभाविक और कड़े नियम पसंद नहीं करने वाले होते हैं कि यार इतना हार्ड नियम जो है ना ये नहीं करते, ज्यादा नहीं सोचते कि इतना वो है, वो करूँ वो करूँ, हाँ ये कर लिया तो ठीक है भाई, अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ठीक है। अब देखो, प्रोजेक्ट मैनेजर है कोई भी, तो वो तो डेडलाइन उसको दी हुई है कि ये काम इस तारीख में होना चाहिए, तो होगा, वो तो करने की कोशिश करेगा, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और एक ट्रेवलर है, अब ट्रेवलर का मतलब ये है कि वो आज यहाँ जा रहा है, मन है तो कल वहां चला जाएगा, वरना वहीं पर कहीं पर सो जाएगा रूम लेके। ठीक है, वो उसके हिसाब से काम करेगा, उसका कोई रूटीन थोड़ी ना फिक्स कि मुझे ये डेडलाइन है यहीं घूम के आना है, घूमने के लिए निकला हूँ, एक महीना घूमूंगा तो घूमूंगा बढ़िया मजे से, कोई टेंशन थोड़ी है घूमने की। ठीक है, तो अब देखो 16 MBTI के हिसाब से है, ये आपके जो टेबल में मैंने 8 आपको बताए थे, ISTJ, ISFJ, INFJ, INTJ, इनको ही 16 प्रकार से ऐसे आपको बांट कर बताकर समझा दिया गया है। ठीक है, तो कंप्लीट MBTI का टॉपिक ही आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, सीरियस, रिस्पॉन्सिबल एंड ऑर्गेनाइजेशन, गंभीर, जिम्मेदार और संगठित व्यक्ति के बारे में बताया गया। ISTJ लॉजिस्टिक, तार्किक प्रबंधन। अब इनकी विशेषताएं दी हुई है कि इनकी क्या क्या विशेषताएं रहती है, इनकी क्या क्या क्वालिटीज है, उन्हीं को डिफाइन किया गया है, कोई ज्यादा चीज नहीं है। आप देखो ना कि सर ये ISTJ ये क्या है। ठीक है, देखो अभी आपको मैंने वो टेबल बताई थी, ठीक है, उस टेबल के अंदर
सारी चीजें हैं, ठीक है। ISTJ, ESTJ, NFP, तो इन्हीं को मिलाकर टोटल वो 16 चीजें हैं, जो 16 व्यक्तित्व जो आपके पर्सनैलिटी MBTI के हैं वो बताए गए हैं आपको। तो आप कंफ्यूज मत होना, जैसे ही आप इनको पढ़ोगे आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो पहला देखो इन्होंने बांटा है ISTJ, तार्किक प्रबंधक, ठीक है। इनकी कुछ विशेषताएं दी गई है, प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स एंड हायरली ऑर्गेनाइज, डिटेल ओरिएंटेड, फॉलो रूल्स स्ट्रिक्टली, हमेशा कड़े नियम फॉलो करते हैं। और लाइफ में क्या है, स्टेबिलिटी रहती है। जैसे मान लो अकाउंटेंट है, कोई लॉयर है, कोई मिलिट्री ऑफिसर है, उस हिसाब से आप इनको समझ सकते हो, लॉजिस्टिशियन, ठीक है। एक बैंक मैनेजर जो हर काम नियमों के अनुसार करता है। भाई बात ही यही कर रहे हैं कि नियम अनुसार, ठीक है, तो हमेशा ही अपने नियम फॉलो करेंगे। अब आ गया द डिफेंडर, संरक्षक व्यक्ति, ISFJ, ये लॉयल होता है, केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव ऑफ लव्ड वंस, ठीक है। अब देखो सर इसका एग्जांपल क्या है कि मान लो ये कोई नर्स है, अब वो नर्स है ना, वहां पर छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, तो उसमें वहां पर वो सभी को प्यार करती है, सभी को देख रेख करती है, सभी को संभालती है, उसके बच्चे थोड़ी है, फिर भी उसका काम है, इसलिए वो उसका नेचर ही ऐसा हो गया कि सब बच्चों की देख रेख करना, उनको प्यार से रखना, प्यार से संभालना, ठीक है। अब यहाँ पर उसकी क्वालिटीज दी गई है। और नर्स भी दिया हुआ है, टीचर, अब टीचर का मतलब ये रहता है कि अगर कोई टीचर है, अब सामने कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कास्ट, कोई भी जाति, कोई भी धर्म हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, कुछ भी हो, टीचर भेदभाव नहीं करे, कोई नर्स से डॉक्टर भेदभाव नहीं करे, है ना, वो सभी को सही ट्रीटमेंट दे, सभी को सही एजुकेशन दे। अब मेरा काम है कि मैं आपको सभी को सही एजुकेशन दूं, सभी को एक समान रखूं, किसी को ज्यादा खास रखूं, किसी को दूर रखूं, तो वो भेदभाव हो गया, तो वो कहीं ना कहीं गलत है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वालिटीज है। एज ए ही द एडवोकेट, वकील और मार्गदर्शक, एक काउंसलर जो लोगों की भावनाओं समस्या को हल करने में मदद करता है। तो इसी प्रकार से बेटा पूरे 16 दिए हुए हैं। द मास्टर माइंड, INTJ, एक वैज्ञानिक जो नई खोजों के लिए योजनाएं बनाता रहता है। फिर दूसरा आ गया ISTP, ISFP, INFP और INTP, इंडिपेंडेंट, क्रिएटिव एंड एनालिटिक, ठीक है। अब इनकी बात करेंगे, इनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर इसमें दिया हुआ है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियर जो गाड़ियों की मरम्मत में कुशल होता है, अपने काम में परफेक्ट होता है। एक आर्टिस्ट है, मान लो कोई फोटोग्राफर जो अपनी तस्वीरों के जरिए कहानियां बयां करता है, फोटोज खींचेगा और अपनी कहानियां बयां करेगा, लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब आ गया द मीडिएटर, तो सभी के एग्जाम्पल से आपको यहाँ पर ये सारी चीजें समझाई हुई है। जैसे ही आप इसको पढ़ोगे देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, जो मेन चीज थी, जो वो टेबल थी, वो मैंने आपको समझा दी, ठीक है, उसको आपको अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब उसी के जो पार्ट्स है, भाग है, उनको मिलाकर यहाँ पर आपको बता दिया है। अब ये बता दो कि क्लास समझ में आ रही है, नहीं आ रही, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। फिर बाद में अगर आपके कोई डाउट रहेंगे, आपको कुछ और बताना होगा, तो वो भी बता देंगे। अभी तो वन शॉट है, आपका गैस पेपर है, उसमें भी आपको कवर करवा देंगे। सभी साथी पानी पी ले एक बार, और क्लास को फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं सर बोतल में इतना पानी कम क्यों रखते हैं। बेटा ये भी एक मेंटेलिटी है कि सर क्या मेंटेलिटी है, जितना ज़्यादा इसमें पानी होगा उतनी ज़्यादा मुझे प्यास लगेगी, क्योंकि पानी पड़ा है। अब मुझे पता है कि इसमें पानी ही कम है, तो पियेंगे कम ना, है ना। तो ये क्या है, मेंटेलिटी है, ठीक है। और यही सब्जेक्ट अपन पढ़ रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी। अब आ गया बेटा डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अब पढ़ेंगे लोकस कंट्रोल, इंटरनल और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल की अपन बात करेंगे, ओके। मतलब ये घटना या कोई जो लोकस ऑफ कंट्रोल है, आपको दर्शाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में कैसे जो उसकी घटनाएं हैं, कोई भी काम होता है तो वो किस हिसाब से उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। वही अपन इसमें देखेंगे। हम्म। अब आ गया डिफरेंट, यही है इंटरनल और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल के बीच में अपन थोड़ा अंतर देखेंगे। इंटरनल लोकस की बात करेंगे, एक्सटर्नल लोकस की बात करेंगे, ठीक है। अब इस वाले जो व्यक्ति है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, इसमें विश्वास की व्यक्ति खुद अपने जीवन को नियंत्रित करता है, ठीक है। ये तो ये मानता है कि मेरे अपने जीवन में जो है, खुद ही अपने जीवन को कंट्रोल करके रहूंगा, बढ़िया रहूंगा तो सही रहूंगा।
यह है विश्वास की बाहरी ताकत है, जैसे भाग्य, किस्मत, दूसरे लोग, जीवन को नियंत्रित करते हैं। एक्सट्रोवर्ट की भी तो यही कहानी थी, है ना, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और एक्सटर्नल। अब इंटरनल का मतलब है कि आपका विश्वास, आपका मोटिवेशन, आपकी ताकत, जो आपकी इफिशियंसी, उसे आप समझ जाओगे, उसी हिसाब से आपकी लाइफ में आप करोगे। ये भाई साहब बैठा है बढ़िया, सोच रहा है कि भगवान कुछ कर देगा, मेरा भला हो जाएगा, मेरी किस्मत बदल जाएगी। अरे भगवान कब भला करेगा, जब तू मेहनत करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाहरी ताकत है, भाग्य, किस्मत, दूसरे लोगों को वो रखा जाता है। जिम्मेदारी की बात करें यहाँ पर, कार्यों और परिणामों की जिम्मेदारी खुद लेता है भाई साहब। ठीक है, इंटरनल लॉकस ऑफ कंट्रोल वाले, कोई भी कार्य हुआ, कोई भी परिणाम, उसकी जिम्मेदारी खुद लेता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका अच्छा रिजल्ट आया, आपने ब्राइट एग्रो क्लासेस से पढ़ाई की, तो भाई इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, हम ही लेंगे कि हमारे बच्चे थे, हमने पढ़ाया था, अच्छा रिजल्ट आया है। ठीक है, जिम्मेदार है हम इसके प्रति। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें सफलता या असफलता के लिए दूसरों या परिस्थितियों को दोष देता है, ये वाला ब्लेम करता है कि मैं सक्सेस क्यों नहीं हुआ, वो मेरे पास आकर बैठ गया, शाम को फोन चलाने लग गया, इसलिए मैं पास नहीं हो पाया। मतलब खुद की गलती खुद ने नहीं पढ़ा, दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल दी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है सर। अब है एटीट्यूड टूवर्ड सक्सेस, सफलता के प्रति दृष्टिकोण। मानता है कि सफलता प्रयास और मेहनत से मिलती है। कि आप भी मानो कि आप सोच रहे हो कि यार अगर बिना मेहनत तो सफलता कैसे ही मिलेगी, मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सक्सेस होना पड़ेगा, तभी सफल हो पाएंगे। ये मानता है कि सफल भाग्य या बाहरी मदद से मिलती है, यानी कि कोई दूसरा आएगा, मुझे पास करवा देगा, मेरा भाग्य साथ देगा तो मैं कर जाऊंगा, वरना नहीं होगा। तो ये किस्मत को रोते रहते हैं। ठीक है, असफलता पर मान लो कोई प्रतिक्रिया या रिएक्शन ऑफ फेलियर, गलतियों से सीखता है और सुधार करने का प्रयास करता है। कि मान लो यह व्यक्ति जो इतनी जिम्मेदारी ले रहा है ना, अगर कोई गलती भी हो जाती है या मान लो सक्सेस नहीं हुआ, तो उससे सीखता है, कोशिश करता है कि मैं इसको ठीक करूं और आगे बेटर करूं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इन भाई साहब को, लाचार महसूस करता है और परिस्थितियों को दोष देता है, फिर से वही रोता है कि यार मेरी किस्मत ने ही साथ नहीं दिया, उसकी वजह से मैं यहाँ पर रह गया, ऐसा हो गया मेरे साथ, वरना आज ऐसा नहीं होता। ठीक है, समझ रहे हो ना आप? अब है कि मोटिवेशन या प्रेरणा, इसको आंतरिक रूप से प्रेरित रहता है, ये अंदर ही अंदर से मोटिवेशन, सिर्फ अंदर ही अंदर से मोटिवेशन कैसे आता है? आप बैठे हो, आपका सक्सेस है होने का कोई क्राइटेरिया कि मैं डब्ल्यू बन जाऊंगा या कोई भी जॉब लग जाऊंगा A to Z, तो आप सोचते हो कि यार मैं जॉब लगूंगा तब मेरे माता पिता को कितनी खुशी होगी, है ना, वो उनके चेहरा देखने लायक रहेगा, उन्होंने मुझे बचपन से पढ़ाया है, कितनी मेरे ऊपर मेहनत की है, कितना मेरे ऊपर कुछ किया है, तो अगर मैं सक्सेस होता हूँ तो बहुत कुछ कर जाऊंगा। तो ये अंदर अंदर से आने वाला क्या है, मोटिवेशन है। ठीक है, अंदर से आप मोटिवेट हो, और ये रहता है कि मुझे कोई आके बोले कि यार तू ये काम कर, तू सक्सेस होगा, वो बाहर से मोटिवेशन लेते हैं, मतलब खोखला तोता मोटिवेशन से बोल सकते हैं। ठीक है, लोग आपको आके थोड़ी बोलेंगे कि यार तू ऐसा कर ले, तू बहुत आगे बढ़ जाए, और बोल भी देंगे तो उससे थोड़ी हो जाएगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये आपके दोनों में अंतर होते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने 8 नंबर का, टाइप ए व्यक्ति की विशेषताएं क्या है? टाइप ए व्यक्ति, देखो टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी व्यक्ति अपन ने देखे थे, वो तो वन शॉट में आएंगे तो सारे पढ़ेंगे, वरना सुबह से शाम हो जाएगी, अभी इसी में पढ़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस है उसी के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। अब देखो टाइप ए में क्या क्या आता है, कंट्रोवर्सी, प्रतिस्पर्धा, जल्दबाजी और आक्रामकता, अधिक तनाव को पहचाना जाता है। ऐसे व्यक्ति अत्यधिक लक्ष्य उन्मुख होते हैं, लेकिन उन्हें तेजी जीवन शैली के कारण तनाव संबंधी समस्याएं भी हो सकती है। अब यहाँ पर टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी में अपन ने ये भी देखा था कि आपको कोई बीमारी भी हो सकती है, डिप्रेशन में जा सकते हो, तनाव में जा सकते हो, वो सारी चीजें। ठीक है, तो वो भी अपन यहाँ पर देखेंगे। टाइप ए, टाइप ए में बताया है कि हाई कम्पिटिटिवनेस, मतलब प्रतिस्पर्धा रहती है ना, हाई कंपटीशन रहता है, हमेशा जीतना या सबसे बेहतर बनने की इच्छा रखते हैं। सेंस ऑफ अर्जेंसी, समय से मतलब समय के प्रति अत्यधिक जागरूक रखते हैं। इम्पोर्टेंट एंड इन ए हरी ऑफ्टन मल्टीटास्क, अधीर होते हैं और अक्सर कई कार्य एक साथ करते हैं भाई साहब। ठीक है, ये काम भी कर लिया, वो काम भी कर लिया। ठीक है, मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड आदमी रहते हैं। दूसरा है अग्रेसिवनेस इनमें रहती है,
कांट बी शो टेम्पर्ड, इजीली फ्रस्ट्रेट, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और निराश भी हो सकते हैं जल्दी, अगर कोई काम बिगड़ गया, कोई काम सही नहीं हुआ तो ये टाइप है। वर्कोलिक बिहेवियर रहता है, काम के प्रति जुनून रहता है और आराम को नजरअंदाज करते हैं। क्या करते हैं बेटा? आराम को नजरअंदाज करते हैं और काम के प्रति मेरी तरह क्या रहते हैं? जुनूनी और जोश वाले रहते हैं। जैसे मैं अभी जुनून में हूँ, जोश में हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, बाकी के जो साथी है वो भी दोपहर में बढ़िया सो रहे हैं। ठीक है, तो मेरे में क्या है? जुनून और जोश है बेटा। ठीक है, वर्कोलिक और बिहेवियर। अब आ गया एम्बिशन एंड गोल ड्राइवर। उच्च लक्ष्य तय करते हैं और उन्हें पाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, है ना? जो लक्ष्य सोचते हैं ना कि मैं आगे जाके ये करूंगा बहुत बड़ा हो, तो उसको पाने की पूरी कोशिश भी करते हैं, उसके लिए मेहनत भी करते हैं। अब आ गया हॉस्टिलिटी अंडर स्ट्रेस। दबाव में चिड़चिड़िया शत्रुतापूर्ण हो सकता है। मतलब मैं बिकम हॉस्टिलिक एंड इरिटेबल व्हेन अंडर प्रेशर, मतलब कोई प्रेशर रहेगा, काम का दबाव रहेगा तो थोड़ा गुस्सा हो सकते हैं, तनाव में जल्दी ही आ सकते हैं। अब आ गया बेटा परफेक्शनिज्म, फोकस ऑन डूइंग एवरीथिंग परफेक्टली। हर कार्य को सही से परिपूर्णता से करने की कोशिश करते हैं। लो टॉलरेंस ऑफ डिले, मतलब प्रतीक्षा धीमी प्रक्रिया उन्हें पसंद नहीं होती। मतलब वेट करना कि यार कब होगा, क्या होगा, वो तुरंत काम को करके जल्दी आगे बढ़ने की सोच रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या था? टाइप ए। स्टूडेंट विद ए टाइप ए पर्सनैलिटी मैं consistently complete for the top rank, get frustrated if grades are delayed and prefer completing all assignment much before। मतलब एक हमेशा जो साथी है टॉप रैंक के लिए प्रतिस्पर्धा करेगा, अंक देर से मिले तो चिड़चिड़ा हो जाएगा और सभी कार्य समय से पहले पूरा करना पसंद करता है। ये क्या है? टॉपर्स की बात है। ठीक है, तो अब आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप ए वाला आपको समझ में आ गया होगा, उसकी क्वालिटीज, उसका कैरेक्टर, उसकी विशेषताएं अपन ने देखी थी साथ में। ठीक है, दूसरा है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। क्या करना है? पर्सनैलिटी और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है, इन दोनों के मध्य क्या रिलेशन है वो अपन देखेंगे इसमें, है ना? इन दोनों के बीच के रिलेशन को अपन देखेंगे। हाँ, पर्सनैलिटी का मतलब है कि जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आप रहते हो, आप व्यवहार करते हो, आपका जो नेचर है वो। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मतलब है कि लोगों के बीच में आपका व्यवहार, आपके काम करने की प्रवृत्ति, आपका नेचर। ठीक है, तो एक तो हो गया कि खुद व्यक्ति का नेचर, ठीक है, कि आप जो व्यक्ति है कैसे रिएक्ट करता है, क्या करता है। दूसरा कि किसी संगठन या मान लो कहीं पर आप जॉब लग गए, ठीक है, तो वहां पर और भी कर्मचारी है, उनके साथ में आपका क्या बिहेवियर रहेगा, कैसे आप सीख सकते हो, कैसे आप उनको बेटर कर सकते हो, वो चीज है यहाँ पर। ठीक है, तो बेटा यह है रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। पहला है इन्फ्लुएंस फॉर वर्क परफॉर्मेंस, यानी कि पर्सनैलिटी ट्रेड्स सच एज continuousness, responsibility and motivation affect how well an employee perform। व्यक्ति लक्षण जैसे जिम्मेदारी, ईमानदारी और प्रेरणा कर्मचारी के कार्य निष्पादन को प्रभावित करते हैं। अब देखो, इस टॉपिक में बता दूं तो आपको यही है कि आपकी एक पर्सनैलिटी जो आप अलग, आप मान लो कि किसी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जो सबकी अलग रहती है और कैसे वो रिएक्ट करते हैं। अब दूसरा ये है कि ग्रुप में कोई काम कर रहे हो, आपकी टीम के साथ में आप में क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए, कैसे कैसे आप रिएक्ट करते हो। ठीक है, कैसे कैसे आपको ढलना है उस माहौल में, कैसे आपको बात करना है, कैसे बोलना है, कैसा आपको जो काम है वो करना है इफेक्टिव तरीके से, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। अब देखो टीम आ गई, अफेक्ट टीम डायनेमिक्स। अब टीम डायनेमिक्स में दो प्रकार के व्यक्ति, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, बताया था मैंने पहले। तो यहाँ पर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की बात करें तो एक्सट्रोवर्ट अकेला काम करेगा, है ना? इंट्रोवर्ट करेगा अकेला काम, और एक्सट्रोवर्ट हमेशा बोलकर खुलकर सबसे हंस मिल के रहेगा, उस हिसाब से काम करेगा। अब लीडरशिप की स्टाइल आ गई है, लीडर पर्सनैलिटी, है ना? और मान लो कि एक नेता की तरह या फिर मान लो एक लीडर की तरह, जैसे आप में खुलापन है, निर्णय लेने की क्षमता है, उसके नेतृत्व की शैली को आप प्रभावित करता है पर्सनैलिटी और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। मतलब ग्रुप और एक सिंगल दोनों की बात हो रही है कि सिंगल व्यक्ति जो है उसकी जो हरकतें हैं, उसकी जो आदतें हैं, उसका जो नेचर है, वो कैसे ग्रुप में उनको रिएक्ट करे, उनके सामने कैसे वो बेटर कर सकता है, वो है।
अब देखो, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, अब मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात हो रही है, कोई ग्रुप की बात हो रही है, तो मान लो जितने भी कर्मचारी है उनका जो समूह है, ठीक है, उनका जो माहौल है और उनका जो संगठन है उसके नेचर को वो क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, व्यक्ति मिलकर कि उसको वहां पर बैठ के काम करने के लिए गए थे, वहां पर बैठकर मूर्खों की तरह हंस रहे हैं, दांत निकाल रहे हैं, जो बॉस है उसको गुस्सा आ रहा है। काम करने की जगह है, यहाँ पर हंसने की जगह थोड़ी। तो उसका माहौल उसके कर्मचारियों उनके व्यवहार पर ही तो निर्भर करेगा। तो पहले तो मान लो अकेला व्यक्ति था, अब यहाँ पर ग्रुप में रह रहे हैं, तो ग्रुप में भी सभी को मैनेज करना भी तो सही तरीके से आना चाहिए। ठीक है, अब है एग्रेबल एंड इमोशनली स्टेबल पीपुल्स रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स क्लैमली वाइल अग्रेसिव। विनम्र और भावनात्मक रूप से संतुलित लोग विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाते हैं। देखो, ग्रुप में बैठे हैं, कोई हंसी मजाक हो गई, कोई 19-20 बात हो गई, तो वहां पर कुछ समझदार भी रहेंगे ग्रुप में, तो समझाएंगे कि यार लड़ाई मत करो, ये नुकसान हो जाएगा, जोश ही जोश में जॉब चली जाएगी, कोई फायदा नहीं है, बॉस को पता लग गया तो जूते मारेगा अभी। ठीक है, तो वो ग्रुप को शांत करवाएंगे। तो वो क्या है, उनका नेचर ठीक था और ग्रुप में वो अच्छी तरीके से क्या कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। ठीक है, फिर मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, और व्यक्ति ये निर्धारित करता है कि व्यक्ति को क्या प्रेरित करता है और वो अपनी नौकरी के लिए कितना संतुष्ट है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कर्मचारी हो, हमेशा उसको संतुष्टि चाहिए, आत्मसंतुष्टि कि यार मुझे ये काम करूँ तो इतना पैसा मिलना चाहिए, ये करूँ तो मुझे वो मिलना चाहिए, वो उसकी पर्सनल चीजें रहती है। अब है बेटा एग्जाम्पल, एक टाइप ए व्यक्ति, व्यक्तित्व वाला व्यक्ति अत्यधिक उत्पादक और लक्ष्य उन्मुख हो सकता है, लेकिन उसे धीमी गति से काम करने वाले सहकर्मियों से संघर्ष और तनाव हो सकता है। अब यहाँ पर ये क्या समझा रहा है कि टाइप ए व्यक्ति वाला है, अब देखो वो फास्ट है, अग्रेसिव है, उसको तुरंत रिजल्ट चाहिए। अब जो बाकी के कर्मचारी ग्रुप में वो ढीले हैं, तो वहां पर अगर वो काम करेगा तो उनके साथ में उसकी नोकझोंक या तनाव हो सकता है। ठीक है, तो ग्रुप भी एक अच्छा होना चाहिए। अब आ गया बेटा डिफाइन प्रिसेप्शन, यानी धारणा को परिभाषित करिए। ठीक है, अब आपको मिलता है 1 मिनट का ब्रेक, लौटता हूँ जल्दी ही, वेट करो भाई।
हाँ साथियों, अरे कैसे हो आप लोग? आवाज वगैरह क्लियर? हाँ सर, क्लियर। हम्म। चलो भाई, देखो धारणा। धारणा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने इंद्रियों से प्राप्त जानकारी को व्यवस्थित और व्याख्या करता है ताकि वह अपने पर्यावरण और अनुभवों को समझ सके। धारणा का मतलब है कि आपने क्या देखा, देखने के बाद में आपने क्या प्रतिक्रिया दी, आपने क्या सोचा। ठीक है, मतलब आपने अपनी आंखों से देखा, सुना, उनके बाद में उसको एक क्रम में बनाया कि आप कहीं जा रहे थे, वहां पर आपने देखा दो व्यक्ति आपस में झगड़ रहे थे। एक बोल रहा था कि तूने मेरे जेब से पैसे क्यों लिए, दूसरा बोल रहा था कि वो पैसे मेरे ही थे। ठीक है, इतना आपने सुना, आप आगे चले गए। उसके बाद आपसे किसी ने पूछा कि यार तूने क्या सुना, यार क्या मामला था, कि यार मेरे को पता नहीं, ये मामला तो यही है कि एक व्यक्ति था, उसने दूसरे व्यक्ति से पैसे निकाल लिए, आपस में झगड़ रहे थे। या हो सकता है कि उनका कोई पहले का मामला हो, तो दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। तो वो आपकी इंद्रियों से, मतलब आपने देखा, सुना, समझा, एक लाइन में एक पूरे क्रम को बता दिया, एक फिल्म बना ली और जाके आगे बता दिया कि ये चीज ऐसे हो रही। ठीक है। और धारणा में अपन आसपास के कल्चर को, लोगों को देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, उनकी अपन मतलब मेंटेलिटी बना लेते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, क्या है ना, इनके प्रति क्या सोच रखनी चाहिए। अब उदाहरण के लिए दो लोग एक ही घटना को देख सकते हैं, लेकिन अपने पिछले अनुभवों और विश्वासों के आधार पर इसे अलग अलग समझा सकते हैं। ठीक है, अभी वो मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपने जाके कह दिया कि यार कोई चोरी का मामला है, पैसे वैसे उड़े थोड़े हो गए, कोई ले लिया दे लिया होगा। दूसरा व्यक्ति जाके क्या बोल रहा है कि वो दोनों ही चोर थे, वो पैसे चोरी करके लाए थे, तो आधे उसने ले लिए, आधे उसने ले लिए। अब एक व्यक्ति है ना ज्यादा लेना चाह रहा है, इसलिए मतलब बात को घुमा फिरा के, उड़दा सुड़दा के कैसे भी बोल देगा, है ना, रहते हैं ऐसे व्यक्ति कई। तो वहां पर भी यही मसला था। ठीक है, तो दो व्यक्ति अगर एक घटना को देख रहे हैं, तो जाके वो समझाने का तरीका और वो समझने का तरीका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि उसके जो कान है ज्यादा काम करते हो, एक के कम करते हो। एक सही इंफॉर्मेशन समझ रहा है, एनालिसिस कर रहा है, दूसरा मन में आ रही जो ही कर रहा है जाके। ठीक है, तो ये क्या है आपका धारणा है, प्रिसेप्शन है। मतलब कि आप क्या देखते हो, देखने के बाद में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है, क्या आप सोचते हो, कैसा आप रिएक्ट करते हो। ठीक है, लोगों के प्रति आपकी क्या माइंड सेट है, लोगों की शक्ल देखकर आप क्या सोचते हो, क्या तो गुस्से वाला लग रहा है मेरे को देखते ही। ठीक है, इस शक्ल से मेरे को चोर लग रहा है। तो वो क्या है, आपकी मेंटेलिटी, आपकी सोचने की क्षमता, आपने जो क्या देखा और कैसा आपने रिएक्ट किया। तो ये धारणा है कि आप सोच लेते हो व्यक्ति का, मतलब लहजा देखकर आप उसको सोच लेते हो कि ये व्यक्ति कैसा है। व्यक्ति को जा रहा है, आपके सामने से गुजरा, आप उसको देखकर पता लगा लेते हो मन ही मन में कि ये व्यक्ति कैसा है। वो तो आपकी सोच है ना, कि आप अगले व्यक्ति को देखकर आप क्या समझते हो, क्या सोच रखते हो, बिना बोले। चाहे से वो अच्छा ही व्यक्ति हो, अगर आपके सामने आ गया, आपको लगा कि नहीं तो बुरा बुरा ही रहेगा फिर। ठीक है, तो वो आपकी अपनी चॉइस है, अपना ओपिनियन है कि आप कैसे धारणा रखते हो, यानी कैसे सोचते हो लोगों के बारे में, क्या मेंटेलिटी रखते हो। ठीक है, तो यही इस धारणा में आता है। ठीक है सर। उसके बाद है व्हाट इज एट्रीब्यूशन थ्योरी। ठीक है, एट्रीब्यूशन की थ्योरी क्या है बेटा, ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो समझता है कि व्यक्ति घटनाओं और व्यवहारों के कारण की व्याख्या कैसे करते हैं, उन्हें आंतरिक कारणों जैसे क्षमता, प्रयास या बाह्य कारणों से जोड़ते हैं। ये पता लगाने की प्रक्रिया है कि लोग जो करते हैं उसका कारण क्या है। ठीक है, ये क्या है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो व्यक्ति को समझने की कोशिश करता है, डिफाइन करने की कोशिश करता है, उसकी व्याख्या करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत यही करता है कि व्यक्ति के जो व्यवहार है उसके कारण क्या है, कि ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है, क्या रीजन है इसका। ठीक है, उनको पता करने की कोशिश करता है। पहला है इंटरनल एट्रीब्यूशन, केस इज विद इन द पर्सन एबिलिटी फॉर। कारण व्यक्ति के अंदर होता है, जैसे कि उसकी क्षमता, उसके प्रयास, है ना। एक्सटर्नल, मतलब इंटरनल एट्रीब्यूशन की बात करें तो, अब एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन क्या है, केस इज आउटसाइड द पर्सन, मतलब कारण व्यक्ति के बाहर होता है, जैसे भाग्य या परिस्थिति को मानने वाला व्यक्ति। अभी ऊपर पढ़ा ना अपन ने देखा कि कैसे व्यक्ति भाग्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है,
और कैसे, आप सही मुझे देख नहीं पा रहे सामने। वीडियो क्लियर है क्या, एक बार बता दो सभी साथी। मुझे लग रहा नहीं है कि आपको विजुअलाइजेशन हो रहा है, आप देख पा रहे हो मुझे। हेलो। हाँ साथी, आवाज है प्रॉपर। थोड़ा सा टेक्निकल एरर था भाई बीच में। ठीक है, ठीक कर दिया है, और उम्मीद है सही हो गया है। एक बार विजुअलिटी चेक कर लेता हूँ कि आपको सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा। अगर कुछ इशू है तो उसको भी ठीक कर दें। हाँ, दिख तो रहा है। ओके ओके ओके। तो छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी चीजें होती रहती है, और बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीजें होती रहती है। ठीक है, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इसके की पॉइंट्स थे, इंटरनल एट्रीब्यूशन और एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन अपने देख लिया था, है ना। और एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट व्यक्ति से मैंने आपको बताया भी था अभी, और पहले भी बताया था। अब एग्जांपल देखो, इफ a student fail in exam, they might attribute to their lack of study internal or the exam being too difficult external। अगर कोई छात्र परीक्षा में फेल हो जाता है तो इसे अपनी कम पढ़ाई, मतलब कि दो स्टूडेंट्स हैं, एक परीक्षा में फेल हो गया, तो वो क्या सोच रहा है कि मैं इसलिए फेल हुआ हूँ उसकी वजह से, पेपर हार्ड था इसलिए। दूसरा पास हो गया तो सोच रहा है कि मेरी मेहनत है। एक एग्जाम्पल है कि दो स्टूडेंट फेल हो एक साथ, उनमें से एक सोच रहा है कि पेपर हार्ड था, किस्मत खराब थी इसलिए। दूसरा सोच रहा है कि मैंने कम पढ़ाई की है, आगे से अच्छी मेहनत करूंगा, अच्छा पेपर जाएगा। ठीक है, तो इसकी क्या धारणा है यहाँ पर। अगर कोई छात्र परीक्षा में फेल होता है तो वो इसे अपनी कम पढ़ाई मानकर आंतरिक रूप से, है ना, इंटरनल रूप से, है ना, तो इसका इंटरनल एट्रीब्यूशन दे देंगे। ठीक है सर।
और परीक्षा में अगर कठिन होता है या मतलब भाई ये मतलब किसी और से जोड़ देता है कि यार मैं इसकी वजह से फेल हुआ हूँ, मेरी क्या गलती थी इसमें, इसकी कमी थी उसकी वजह से हुआ है, मैं थोड़ी वो करता, ये इसने ऐसा किया है, तो वो बाहरी कारणों को उनको वो मान लेता है कि इनकी वजह से मैं ऐसा हुआ, वरना मैं ठीक था, मेरी कोई गलती नहीं। अब है कि मेंशन सम फैक्टर अफेक्टिंग प्रिपरेशन, यानी धारणा को कौन कौन से जो फैक्टर्स है वो प्रभावित कर सकते हैं। तो देखो, आपके पास्ट का एक्सपीरियंस यानी पूर्व का अनुभव हो सकता है, पिछले अनुभव नई जानकारी को समझने के तरीकों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, पहले कुछ और ज्ञान था, यहाँ पर कुछ और मान रहे हो, कुछ और समझ रहे हो। प्रेरणा, व्हाट इज पर्सन वांट टू नीड कैन अफेक्ट हाउ दे परसीव थिंग, व्यक्ति की इच्छाएं और आवश्यकताएं धारणा को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, दूसरा ये कर सकता है। आपका एटीट्यूड और बिलीफ, आपका जो विश्वास है वो कर सकता है। आपका कल्चर और संस्कृति, आपकी जो मेंटेलिटी, आपकी धारणा है उसको प्रभावित कर सकती है। सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट है, ये कर सकता है। फिर है इमोशनल स्टेट, व्यक्ति की भावनात्मक जानकारी की व्याख्या को प्रभावित कर सकती है। फिजिकल फैक्टर्स की बात करें तो आपकी जो सेंसरी एबिलिटीज लाइक आई साइट्स एंड हियरिंग अफेक्ट परसेप्शन, ये भी धारणा को आपकी प्रभावित कर सकती है। एग्जाम्पल, अगर कोई भूखा है तो वह खाने के विज्ञापनों को अधिक सकारात्मक रूप से देख सकता है, यानी कि भूख लग रही है तो आप कहाँ जाओगे, जो आपको जिस चीज़ की डिमांड है उधर तो आप देखोगे, बार बार आपको वही वही चीज़ें दिखाई देगी। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, आपकी धारणा को प्रभावित कर सकती है। ये कुछ की फैक्टर्स थे। अब है डिस्कस द मेन थ्योरीज ऑफ लर्निंग, यानी जो आपके लर्निंग के जो सिद्धांत है उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, लर्निंग के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। अब देखो, ये क्या सिखाते हैं, हाउ पीपल एक्वायर प्रोसेस एंड रिटेन नॉलेज एंड स्किल्स हेयर आर मेन थ्योरीज ऑफ लर्निंग। ठीक है, अब देखो पहला है बिहेवियरिज्म, यानी आपका जो व्यवहारवाद, ये क्या करता है, ये आपके बाहरी व्यवहारों को पर केंद्रित है और ये बताता है कि व्यवहार पर्यावरण के साथ बातचीत से कैसे सीखा जाता है। ठीक है, अब भाई आपका जो व्यवहार है वो कैसा रहेगा, आपके कल्चर से आपने सीखा, बचपन से आपने सीखा, दोस्तों से आपने सीखा, कैसे आप रिएक्ट कर रहे हो, तो मतलब आपका एक कंप्लीट व्यवहार है। ठीक है, कि आप कैसे फेस आते हो किसी से भी, और ये कैसे सीखते हैं, मतलब आपकी कोई भी कंडीशन है उसमें आप ये सीखते हैं। ठीक है, और मान लो कोई क्लासिकल कंडीशन है, उसमें आप कैसे सीखेंगे, लर्निंग बाय एसोसिएशन, किसी के थ्रू आप सीखेंगे व्यवहार को। ठीक है, और उसके बाद है ऑपरेंट कंडीशन। ठीक है, इस कंडीशन में आप लर्न थ्रू द रिवार्ड एंड पनिशमेंट, मान लो मतलब सीखने का सिद्धांत समझा रहा है कि अब मान लो कि आपने कोई गलती कर दी, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप ये गलती करोगे तो ये सजा मिलेगी, पनिशमेंट। ठीक है, तो आप सीख रहे हो, आपका व्यवहार चेंज, सही है, समझ गए, सीख गए। मैं आपको बोल दूं कि आप एक काम करो, ये काम करो, अगर ये काम सही से करते हो या कर दोगे तो इनाम मिलेगा भाई, पुरस्कार मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, उससे आप सीख जाओगे। ठीक है, तो पहला व्यवहार वाला आ गया। फिर आपका संज्ञानवाद, है ना, कोग्निटिविज्म आ गया। ये सिद्धांत क्या करता है, आंतरिक और मानसिक प्रक्रियाओं जैसे सोच, स्मृति और समस्या समाधान पर जोर देता है। सीखना जानकारी प्राप्त करने और व्यवस्थित करने की क्रिया और प्रक्रिया है। प्रमुख सिद्धांतकार जीन पियाजे और जेरमे ब्रुनर थे इसके। ठीक है, अब आ गया संरचना, कंस्ट्रक्टिविज्म आ गया, आपके संरचना आपके माइंड में है ना, मेंटेलिटी। ये सिद्धांत क्या करता है, छात्र अपने अनुभवों के आधार पर अपनी समझ सक्रिय रूप में बनते हैं, नया ज्ञान पुराने ज्ञान से जोड़कर निर्मित होता है। प्रमुख सिद्धांतकार कौन थे, पियाजे और व्यागोत्स्की। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ सिद्धांत है जो लर्निंग के सिद्धांत है कि व्यक्ति कब, कैसे और क्या सीखता है। ठीक है, कि कौन सी परिस्थितियों में व्यक्ति क्या सीखने की कोशिश करता है, तो कुछ सिद्धांत है, उनके यहाँ पर नाम है, इनके कुछ की वर्ड्स है। सोशल लर्निंग थ्योरी, यह कहता है कि आप बाहर से सीखते हो, समाज से सीखते हो, बाहरी कारकों से आप सीखते हो। ठीक है, और जो आपकी बाहरी जो चीज आप देखते हो, सुनते हो, समझते हो, उनसे आप कुछ चीजें सीखते हो। ठीक है, अब आ गया ह्यूमनिज्म सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या करता है भाई, ये सिद्धांत व्यक्तिगत विकास और आत्म साक्षात्कार पर केंद्रित है। सीखने की प्रेरणा व्यक्ति की अपनी क्षमता प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो मतलब आपकी इच्छा है, आपका मन है, तभी आप सीख रहे हो। नहीं इच्छा नहीं मन तो नहीं सीखोगे, नहीं सीखोगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं पढ़ोगे। ठीक है, ठीक है।
अब आ गया हाउ इज लर्निंग रिलेशन टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यानी कि सीखना कैसे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के मतलब नज़दीक है, पास में है, और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। यानी कि आप तो एक तो आपका ग्रुप समूह है ना, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वो, और एक लर्निंग जो आप सीखते हो चीज़ों को, वो कैसे आपस में रिलेट करते हैं, इस क्वेश्चन का मतलब यह है। और यही अपन देखें। अब है रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और लर्निंग में आपके पहला आता है स्किल डेवलपमेंट। जो आपकी लर्निंग है वो आपके हेल्प करती है एम्प्लॉय की डेवलप फॉर न्यू स्किल्स एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस विच एनहेंस ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। मतलब ये कहने का मतलब है कि आपके जो मान लो कोई कर्मचारी है जो लर्निंग है उसको सिखाएगी चीजें, उसके स्किल्स को बढ़ाएगी, ठीक है, नए नए कौशल विकसित होंगे और प्रदर्शन में सुधार करते हैं, जिससे संगठन की प्रभावशीलता बढ़ती है। अब वही व्यक्ति जिसकी लर्निंग अच्छी है, जिसने नॉलेज लिया है, जिसने चीजों को समझा है, वही किसी ग्रुप में काम करेगा तो वहां पर ग्रुप को वो अट्रैक्ट करेगा, ग्रुप को आगे लेके जाएगा, प्रभावशीलता बढ़ाएगा उस ग्रुप की। भाई एक एक बात बताओ मेरे को, ये आप हो, ठीक है, इसके अंदर सारे गुण हैं, समझने की क्षमता है, बढ़िया समझ रहा है, सारे काम अच्छे हो रहा है, तो ये ग्रुप में जाएगा, 10 लोगों के बीच में काम करेगा तो उनको प्रभावित करेगा, उनको भी नया मोटिवेशन, नया जोश, काम करने के तरीके और आगे बढ़ाने के तरीके बताएगा, ठीक है, इसका मतलब ये है। दूसरा है अडेप्शन टू चेंज। संगठन लगातार बदलते रहते हैं, सीखना कर्मचारियों को नई तकनीकों, प्रक्रिया और भूमिकाओं को अनुसार ढलने में मदद करता है। भाई मान लो कि आपका ग्रुप चेंज हो गया, आपका पहले काम वो था, अब दूसरा काम आपको दे दिया, तो अगर आप सीखने की क्षमता रखते हो, अच्छा है, तो आप वो काम भी जल्दी सीख कर जल्दी आप काम में जुट जाओगे। तो सीखना और ग्रुप में व्यवहार करना आपस में क्यों जरूरी है, किस हिसाब से एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। अब आ गया व्यवहार में परिवर्तन। सीखने के माध्यम से अवांछित व्यवहार बदले जा सकते हैं और सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा दिया जा सकता है। कि आप समझ गए कि यार ग्रुप में ऐसा ही बोलना है, ऐसे ही बात करना है, दूसरी कोई बात ही नहीं करनी, तो वैसे ही आप बात करोगे, वैसा ही आप काम करोगे, ठीक है, अनवांटेड बातें आप नहीं करोगे, ठीक है। अब है इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन एंड कोलोबरेशन, बेहतर संचार और सहयोग हुआ, ठीक है, मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन रहेगा। तो ये क्या है आपके कि कैसे आपका जो सीखना है, लर्निंग है, वो ग्रुप में काम आ सकती है और ग्रुप को आगे बढ़ा सकता है, ठीक है, ग्रुप में रहने के तरीके, बात करना, लर्निंग, ग्रुप चेंज होते रहते हैं, उनमें कैसे रिक्रिएट करना है, सारी चीजें। एक कंपनी ई सॉफ्टवेयर पेश करता है जिसमें कर्मचारी से प्रभावी ढंग से उपयोग करना सीख सके, इसमें संचालन सुगम हो जाता है तो टीम सहयोग बेहतर होता है। मतलब कर्मचारियों को यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की है, वो मैं बता देता हूँ कि अगर आप में सीखने की क्षमताएं बढ़िया है, स्किल्स बढ़िया है, सीख जाते हो, तो कहीं पर भी कोई काम दे दो, आप जल्दी सीखकर जल्दी उस काम में जुट जाओगे, तो आप आगे बढ़ जाओगे। ग्रुप में आपको पटक दिया कि इस ग्रुप में रहकर काम करो, इस ग्रुप के साथ में सीखो, इस टीम को आप आगे लेके जाओ, तो भी वो आप कर लो, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में जोड़कर बताया गया। अब आ गया एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट ऑफ लर्निंग फीडबैक। सीखने में प्रतिक्रिया के महत्व को व्याख्या करें। फीडबैक का मतलब है कि जैसे ही क्लास कंप्लीट होगी, आप में से कुछ साथी कमेंट करेंगे इसमें, तो वो आपका फीडबैक रहेगा, ठीक है, कि सर हमें अच्छा समझ में आया, आपने सारी चीजें सही समझाई, हमारा जो डाउट था वो क्लियर हुआ, हमें एक्सटेंशन अच्छी लगने लगी सर, आपसे पढ़ा मजा आ गया, आगे भी ऐसे ही पढ़ेंगे सर। तो वो क्या है आपका फीडबैक, आप मुझे फीडबैक दोगे, है ना। अब जो भी साथी आएगा इस वीडियो के कमेंट्स फिर पढ़ेगा, फिर आपको उसको कमेंट दिखाई देंगे कि यार सर ने अच्छा पढ़ा रखा है, अच्छा समझा रखा है, तो वो क्या है फीडबैक है, उनको देखकर वो भी क्लास स्टार्ट कर देगा। अगर क्लास की रेटिंग ही सही नहीं रहेगी, आपको अच्छी क्वालिटी, अच्छा कंटेंट हम नहीं देंगे, तो आप पे नेगेटिव कमेंट आएंगे, नेगेटिव आएंगे तो वो हमारा डीमोटिवेशन है, पॉजिटिव आते हैं तो हमारा मोटिवेशन है, क्योंकि हम फिर वही काम करते हैं। अब इस क्लास में अच्छे कमेंट आएंगे तो आगे की क्लास में हम और इम्प्रूव करेंगे कि और अच्छा कंटेंट दे, और ज़्यादा कमेंट्स आए बच्चों के, और बच्चों के डाउट क्लियर हो, कंसेप्ट क्लियर हो, तो हमारी तो सोच यही रहती है, ठीक है। तो ये बात है बेटा, ओके। ओके सर, थैंक यू। तो अब क्या इंपॉर्टेंस है फीडबैक का, ठीक है, साथ ही 1 मिनट चालू रखना, मैं कुछ देख के आता हूँ कोई ऐसी एक्टिविटी।
हाँ गाइस हेलो, हाँ ओके। तो अब फीडबैक की बात चल रही थी, है ना। और फीडबैक की अपन बात करेंगे। तो फीडबैक क्यों जरूरी है? ये सुधार कर सकती है। ठीक है। मान लो कि आप कोई कमी कर रहे हो, गलती कर रहे हो, मैंने आपको फीडबैक दिया कि आप ऐसे करो, ये बेस्ट रहेगा, तो आप उसमें सुधार करते हो। ठीक है। और सुधार करते हो तो आगे बढ़ने के चांसेस जल्दी और बढ़ जाते हैं। ठीक है। ये प्रेरणा देते हैं। जैसे आपके कमेंट्स मुझे प्रेरणा देंगे, उस हिसाब से। अब है करेक्ट्स एरर, गलतियों को सुधारते हैं। जैसे आप फीडबैक दोगे और गलती है उसको सुधार लेंगे। तो फीडबैक क्यों जरूरी है मैंने आपको समझा दिया, और फीडबैक से क्या होता है। कोई स्टूडेंट था, वो गलती करता है। अब मैंने उसको प्यार से फीडबैक दिया कि बेटा तू ये गलती सुधार, तू बहुत आगे जाएगा। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और उस गलती को सुधारेगा और वो लाएगा, मैं बोलूंगा वेरी गुड, ऐसा ही किया था, तो उसका मोटिवेशन बढ़ेगा, आगे बढ़ने की चाहत बढ़ेगी, इच्छा ही होगी कि यार सर को अच्छा करके दे। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं छोटा था, रियलिटी बता देता हूँ, रियलिटी बताने में कोई गलत चीज नहीं है। टीचर ने मुझे, बैक बेंचर था, पीछे बैठता था क्लास में, तो डांट भी पड़ती थी, पिटाई भी होती थी। लेकिन आज ये चीज पता चल रहा है कि अगर उस टाइम पर कोई टीचर ये कह देता ना कि तू बेटा बहुत आगे जाएगा, लाइफ में बहुत कुछ करेगा, तो वो मोटिवेशन बचपन से होता ना, तो आज बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता। किसी ने कहा ही नहीं ऐसा, कोई कहने वाला ही नहीं था, घर वाले कहते रहे, उनकी माने नहीं। टीचर्स की भी कोई गलती नहीं है वहां पर कि अपन टीचर्स की गलती मान ले, क्योंकि आज मेरे को पता है कि अगर मैं आपको मोटिवेशन दूंगा, आपको अगर आप कोई गलती करोगे, आपको सही राय दूंगा, सही सलाह दूंगा, तो आप पर उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं आपको नेगेटिव या डिमोटिवेशन वाली बातें बोलूंगा तो उसका फर्क पड़ेगा। तो क्या पता हमारे जो टीचर्स थे उनको इस चीज का पता नहीं हो उस टाइम पर, वो भी मेहनत तो करते थे। वो डिमोटिवेशन देते थे इसलिए ताकि ये इनको लगे, बुरा लगे, गलत लगे, तो आगे बढ़ जाए। वो उनकी जगह सही थे, है ना। तो ऐसी चीजें हो जाती है कई बार, तो ये एक एग्जाम्पल है। तो आप भी हमेशा मोटिवेट रहो और आगे बढ़ने की इच्छा रखो, चाहत रखो मन में। अपने आप से मोटिवेशन लो, घर वालों की तरफ देख लिया करो, मोटिवेशन आ जाएगा। तो सीखना क्यों जरूरी है बेटा? ये सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाता है, आपके जो गोल है उनको बढ़ाता है, आपके लर्निंग की जो चीजें हैं उनको सुधारता है। अब आ गया व्हाट आर एटीट्यूड एंड वैल्यूज। ये आपका एटीट्यूड क्या है और क्या वैल्यू है। ठीक है। तो सर, व्हाट इज एटीट्यूड? एटीट्यूड ये है कि आप कैसे रिप्रेजेंट होते हो किसी के सामने। ठीक है। क्या वैल्यू है दूसरों की आपके सामने, या आपकी वैल्यू उनके सामने क्या है। ठीक है। वही टॉपिक है। एटीट्यूड और वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट दैट इन्फ्लुएंस हाउ इंडिविजुअल थिंक, फील एंड बिहेव, कि कैसा वो व्यवहार करते हैं और कैसा वो सोचते हैं। एटीट्यूड, एटीट्यूड इज a mental and emotional entity that represent an individual favorable or unfavorable feeling। ठीक है। एटीट्यूड आपको फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन में, मतलब फील कराता है कि आप फेवरेबल हो या अनफेवरेबल कंडीशन में, टेंडेंसी टूवर्ड सम टाइम और सम। ठीक है। यह व्यक्ति के व्यवहार को विभिन्न परिस्थितियों में प्रभावित करता है। ठीक, आपका एटीट्यूड टीम वर्क के प्रति सकारात्मक रवैया, सहयोग को बढ़ावा देता है। कि आप मान लो आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव एटीट्यूड है, किसी का नेगेटिव एटीट्यूड है। पॉजिटिव अगर एटीट्यूड आपका है, तो आपकी टीम में हमेशा वो जो आपके साथी जो काम कर रहे हैं वो पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि आप उनके गाइडर हो, आप उनको गाइड कर रहे हो, पॉजिटिव चीजें बता रहे हो। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो उनका भी पॉजिटिव रहेगा, काम भी पॉजिटिव होगा। ठीक है। वैल्यू क्या है? वैल्यू का मतलब है बेटा, मूल्य गहरे बसे हुए विश्वास होते हैं जो व्यक्ति के व्यवहार और जीवन में महत्वपूर्ण चीजों को निर्णय मार्गदर्शन करते हैं। ये कार्य और निर्णयों को मूल्यांकन करने के मानक होते हैं। ईमानदारी एक मूल्य है जो सच्चे व्यवहार को प्रोत्साहित करती है। ठीक है। ईमानदारी, होनेस्टी, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप ईमानदार हो तो ये दिखाता है कि आपकी वैल्यू लोगों की नजर में बढ़ जाती है। ईमानदार व्यक्तियों की वैल्यू ज्यादा रहती है, और चोर नकारा की हमेशा कम। तो ईमानदार रहना है हमेशा। ठीक है। ठीक है सर। अब है सर, इंटेलिजेंस क्या है? परिभाषित करो और इसके प्रकार भी बताओ, इंटेलिजेंस के, बुद्धिमत्ता के। देखो बेटा, बुद्धिमत्ता यह है कि आप चीजों को कैसे सीखते हो,
कितना जल्दी सीखते हो, किस प्रकार से सीखते हो, उनका क्या यूज करते हो। ठीक है, बुद्धिमत्ता आपकी इंटेलिजेंस की चीज है यहाँ पर है। तो बुद्धिमत्ता सीखने और समझने की क्षमता, ज्ञान कौशल को लागू करने का मतलब आप उस ज्ञान को कितना अप्लाई करते हो। मान लो कोई विषम परिस्थिति आ गई, आप में नॉलेज है, वहां पर आप उसको अप्लाई करोगे तभी आगे बढ़ जाओगे, बढ़ पाओगे। अगर आपके कोई परिस्थिति ऐसी आ गई और आपके पास नॉलेज भी था, आपने अप्लाई नहीं किया, तो ये क्या सिखाता है, सीखने समझने और ज्ञान तथा कौशल को लागू करने की क्षमता है, ताकि समस्या को हल किया जा सके, नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाला जा सके और सोच विचार किया जा सके। ठीक है, कितने प्रकार की होती है। पहली है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, मतलब आप एनालिसिस कर लेते हो इसमें अच्छे से। क्रिएटिव, कुछ नया करने की आप में क्षमता है। ठीक है, वो आपकी भी बुद्धिमत्ता है। फिर है इमोशनल इंटेलिजेंस, की आप किसी की भावनाओं को समझ जाते हो, भावनाओं की कदर करते हो, है ना, वो चीज भी आप में है। ठीक है सर। फिर है मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी आप हर प्रकार से कोई भी काम हो उसको करने की क्षमता, कि एक व्यक्ति सारे काम कर लेता है, मल्टीपल काम। लैंग्वेज वाली लिंग्विस्टिक है, यानी कि आप किसी भी लैंग्वेज को आप समझ सकते हो, टीचर हो बच्चों को समझा सकते हो, मैथ भी आती है, इंग्लिश भी आती है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट आप पढ़ा लेते हो, वो भी आप में क्या है, सीखने की है। कोई स्थान को लेकर हो सकती है कि आप नॉलेज कितना रखते हो। म्यूजिकली आप में कोई सीखने की क्षमता है, कितने भी प्रकार की हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी सीखने की क्षमता है। अब है डिस्कस द मेजर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, इसकी कुछ मेजर थ्योरीज है, उनके बारे में कहा गया है। तो पहला है स्पर्समैन्स का टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, एक सेकंड साथियों, चालू रखना। हाँ साथियों, कहीं ना कहीं आपके जो स्टूडेंट्स है वही कॉल कर देते हैं, अब क्या करें, 10 कॉल कर दिए। तो मेजर थ्योरीज है इंटेलिजेंस की, और इस पर मैंने टू फैक्टर थ्योरी दी थी। ठीक है,
पहला जनरल इंटेलिजेंस, जी फैक्टर ऑल और मेंटल एबिलिटी अफेक्शन परफॉर्म ऑन ऑल टास्क, यानी कि आप किसी भी टास्क को पूरा कर सकते हो, आप में ये एबिलिटी रहती है, ये क्षमता रहती है। दूसरा है स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, एबिलिटी रिलेटेड टू स्पेसिफिक टास्क, यानी एक कोई भी ऐसा पर्टिकुलर काम जिसको आप बेटर कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। ठीक है, ये दो चीजें हैं। ए पर्सन में है हाई जनरल इंटेलिजेंस बट वेरिंग एबिलिटीज इज मैच लैंग्वेज इट इज। अब है थर्लोन का प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का सिद्धांत। ठीक है, और यह भी एक सिद्धांत है, इन्होंने दिया था। अब देखो इन सिद्धांतों में यही दिया हुआ है कि आपकी जो इंटेलिजेंस है कि आप कैसे अलग अलग टाइम पर अलग अलग काम कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग आपका व्यवहार, आपका रवैया, किस हिसाब से आप वो काम करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो गार्डनर डिफाइंड आइदर डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, कितने प्रकार की इंटेलिजेंस को यहाँ पर बताया। वही चीजें हैं, म्यूजिक बजा रहे हो, कोई इंस्ट्रूमेंट, मैथ भी पढ़ा रहे हो, इंग्लिश भी पढ़ा रहा है टीचर, वो सारी चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, अब फिर है कैटल हॉर्न थ्योरी, इन्होंने भी सिद्धांत दिया था। इन्होंने दिया फ्लूइड इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स। इसका कहने का मतलब है कि नई नई चीजों को आप सॉल्व करते हो, यूज लॉजिक इन सिचुएशन, आप कोई भी नई ट्रिक या कोई तकनीक से आप चीजों को सॉल्व करती है। इसका मतलब है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, एक्यूमुलेटेड नॉलेज एंड स्किल्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, यानी कि आप नॉलेज और एक्सपीरियंस से चीजों को सीखते हो या काम कर सकते हो स्किल्स का यूज करके। फिर है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा समझाइए। है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस वह है जो व्यक्ति अपनी दूसरों की भावनाओं को पहचानता है, समझाता है और नियंत्रित करता है और उनका प्रभाव डालता है। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक होकर चीजों को समझता है, अगले इंसान की भावनाओं को समझेगा, उसकी कदर करेगा और उनको सोल्व कर देगा। ठीक है, अब इसके कुछ कंसेप्ट है। देखो पहला है सेल्फ अवेयरनेस, अपनी भावनाओं को पहचानना और समझना। फिर है सेल्फ रेगुलेशन, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना, विशेषकर तनावपूर्ण परिस्थितियों में। लक्ष्यों की ओर केंद्रित और प्रेरित रहने के लिए भावना का उपयोग करना। फिर है एम्पैथी यानी सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं को समझने और सहानुभूति व्यक्त करना। सोशल स्किल्स रहती है। अब इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब आप अपने जो रिलेशंस है उनको बेटर कर सकते हो अगर आप किसी की भावनाओं को समझोगे तो। टीम वर्क और टीम की स्किल्स को आप लीडरशिप अच्छा कर सकते हो। ठीक है, अच्छे निर्णय आप ले सकते हो। ठीक है, तनाव कम करता है और मानसिक रूप से मतलब आप फिजिकली मेंटली बड़े तरीके से आप स्ट्रोंग रहोगे। तनाव कम करेगा और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेगा आपका। ठीक है, तो ये है। अब आता है बेटा डिस्कस द मेजर थ्योरीज एंड प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन मैंने आपको बता दिया, मोटिवेशन क्या है, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। है ना, ठीक है, कैसे आप प्रेरणा लेकर अपने जो काम है उनको कर सकते हो। प्रेरणा अपने लक्ष्यों की ओर व्यवहार को शुरू मार्गदर्शन को बनाए रखती है, ये बताती है कि अपने लक्ष्यों को पाने के लिए किस तरह आप कार्य करते हैं। मोटिवेशन, मेजर थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, पहला है मास्लो की हेरिची ऑफ नीड। ठीक है, बताई था मैंने आपको, मास्लो की थ्योरी बता चुका पूरी, दोबारा बतानी है क्या है बेटा? है ना, मतलब मास्लो का जो सिद्धांत था, जो आपकी शुरुआती इच्छाएं हैं, जो आपके स्टीम नीड्स है, वो उसके बाद आगे की इच्छाएं आप पूरा करने की कोशिश करते हो। ठीक है, फिर दूसरा है हेजरबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी, डिवाइड्स मोटिवेशन इनटू हाइजीनिक फैक्टर, मतलब दो फैक्टरों में इसने बांटा। ठीक है, अच्छी तनख्वाह न होने पर कर्मचारी असंतुष्ट होता है पर बेहतर काम करने से ही प्रेरित होता है। एग्जाम्पल से आप समझ जाओ। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या कह रहा है, मैक ग्रेगर का सिद्धांत, इन्होंने एक्स और वाई दिया। थ्योरी एक्स एज्यूम एम्प्लॉय डिसलाइक वर्क एंड नीड कंट्रोल, यानी कि जो एम्प्लॉय है वो वर्क को और जो उनकी नीड और कंट्रोल है उसको क्या करते हैं, पसंद नहीं करते। वाई अज्यूम्स एम्प्लॉय आर सेल्फ मोटिवेशन एंड सीक रेस्पॉन्सिबिलिटी, और जो कुछ एम्प्लॉयज है वो सेल्फ मोटिवेटेड रहकर अपने काम की जिम्मेदारी लेते हैं और अच्छा वर्क करते हैं। उदाहरण, कुछ प्रबंधक कर्मचारी को कड़ी निगरानी में रखते हैं। ठीक है, और जब कुछ उन्हें स्वतंत्रता देते हैं। ठीक है, मतलब एक तो निगरानी में, एक आज़ादी से काम, मतलब विश्वास का यहाँ पर हो गया। फिर है मैकलैंड का आवश्यकता सिद्धांत। ठीक है, इसका मतलब है ये तीन चीजों पर, पहला अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर। पीपुल आर मोटिवेटेड बाय देयर डोमिनेंट नीड्स, मतलब व्यक्ति अपने आप से, खुद से, अपनी डिमांड से क्या होता है, मोटिवेट होता है। ठीक है, कोई व्यक्ति सफलता पाने के लिए प्रेरित हो सकता है, जबकि कोई सामाजिक संबंध बनाने के लिए। ठीक है, मतलब आपके रिश्ते, जो आपके रिलेशंस है किसी भी व्यक्ति से,
ठीक है, कि मान लो आप कोई नया रिश्ता करने जा रहे हो, आप किसी की, आपने बेटे या बेटे की शादी करने जा रहे हो, या आप किसी से दोस्ती करने जा रहे हो, नए संबंध बना रहे हो कि अपने लाइफ में कोई नया व्यक्ति है जो उसको अपन अपनी चीजें बताएंगे या अपना खास मित्र बनाएंगे, यानी आपके उसके साथ में रिश्ते। ठीक है, तो कोई सफलता के लिए, कोई अपने अच्छे व्यवहार बनाने के लिए। फिर आ गए आपके रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ठीक है, अगर कोई कर्मचारी समझता है कि मेहनत से सफलता मिलती है तो वो सफलता के लिए महत्वपूर्ण है और वह प्रेरित होगा। उसको पता हो कि यहाँ पर मान लो कि मोटिवेशन मिलता है किससे, कि अगर अपन ये काम करेंगे तो सक्सेस होंगे, तो वो और मेहनत करेगा और सक्सेस होने की कोशिश करेगा। अब आगे प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, क्या क्या है? पहला है गोल ओरिएंटेड मोटिवेशन, डायरेक्ट बिहेवियर टुवर्ड गोल। ठीक है, प्रेरणा व्यवहार को, लक्ष्यों को निर्देशित करती है। देखो, इसमें क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डिफरेंट पीपल आर मोटिवेटेड बाय डिफरेंट नीड्स, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग नीड से मोटिवेशन मिलता है उनको। सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन इंक्रीज व्हेन नीड्स आर सेटिस्फाइड, है ना। मोटिवेशन क्या करता है कि मान लो जो आपकी नीड है वो संतुष्ट है, तो आपको क्या करता है, मोटिवेशन आपका बढ़ता है कि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, तो आप मतलब संतुष्ट हो गए। कंटिन्यूस प्रोसेस, मोटिवेशन इज ऑन गोइंग एंड चेंजेस ओवर टाइम। ठीक है, इंट्रेंसिंग एंड एक्सट्रेंसिंग, मोटिवेशन कैन कम फ्रॉम विद इन इंट्रेंसिंग और एक्सटर्नल, जो आपके बाहरी फैक्टर्स हैं उनसे। ठीक है, तो प्रेरणा आंतरिक और बाह्य जो आपके स्रोत है उनसे आ सकती है। मोटिवेशन की बात है, मोटिवेशन मतलब मोटिवेशन, मोटिवेट होना, काम करना अच्छे से। अब है टीम वर्क क्या है, व्हाट आर द डायनेमिक्स ऑफ ग्रुप्स। टीम वर्क क्या है और समूह की गतिशीलता क्या होती है। टीम वर्क कई लोगों का संयुक्त प्रयास होता है जिसमें मिलकर एक सामान्य लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए काम किया जाता है। टीम के साथ मिलकर अच्छा वर्क करने के लिए काम किया जाता है। अब डेफिनेशन क्या है, इसमें टीम के सदस्यों के बीच सहयोग, संचार, विश्वास और समन्वय शामिल होता है ताकि कार्य कुशलता और उत्पादकता बढ़ाई जा सके। अब डायनेमिक्स ऑफ ग्रुप, समूह गतिशीलता का मतलब है समूह के सदस्यों के बीच बातचीत और ताकत जो समूह के व्यवहार को, प्रदर्शन को प्रभावित करती है। ग्रुप डायनेमिक्स का मतलब है कि एक समूह में मिलकर काम करना, टीम टीम के तौर पर काम करना और उस कार्य को आगे तक लेके जाना। ठीक है, मिलजुल कर काम करना, किसी कंपनी में काम करो या आप कॉलेज में ग्रुप बना के कोई काम करो तो उस पर आप आगे लेके जाओ। इसके क्या क्या एलिमेंट्स है इसमें, देखो भूमिकाएं निभानी पड़ती है, अलग अलग भूमिकाएं रहती है। इसमें नॉर्म्स रहते हैं, मतलब कुछ नियम रहते हैं। ठीक है, कोहेंशन रहते हैं, मतलब आपस में जुड़ाव रहता है, आकर्षण रहता है, कम्युनिकेशन बेटर होता है। ठीक है, समूह में संचार के लिए कम्युनिकेशन, भावनात्मक रूप से समझना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष काफी रहता है, मतभेद, असहमति जो उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन सही प्रबंधन से इनका समाधान निकाल सकते हो, ये चीज आपकी बेटर होती है, होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने की क्षमता, समूह किसी तरह सामूहिक रूप से निर्णय लेता है। ठीक है, ये चीज है। अब है इंपोर्टेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ग्रुप डायनामिक्स, समूह गतिशीलता को समझने का महत्व क्यों है। हेल्प्स इंप्रूव टीम वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, टीम वर्क और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, आपके टीम वर्क और जो आप काम कर रहे हो उसको जल्दी प्राप्त करना है, सफलता। रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इफेक्टिवली, मतलब कोई ऐसी चीज जो आपसे हल नहीं हो रही टीम में मिलकर आप अच्छे से कर सकते हो, है ना। अकेला व्यक्ति नहीं करेगा, टीम कर लेगी। सदस्यों के बीच मजबूत संबंध बनाता है, मतलब आपके जो साथी हैं उनके साथ में आप बढ़िया संबंध मिलकर बनाकर काम कर सकते हो, रिलेशन आपके अच्छे होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से कंप्लीट होता है। लगभग 2 घंटे की अपनी क्लास हुई, 2 घंटे में सारी चीजें आपकी कवर है। अब अपन जो वन शॉट क्लास है वो लेके आएंगे, गेस्ट पेपर आपका लेके आएंगे। समझ में आ गया हो, टॉपिक्स क्लियर हो गए हो, कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो कमेंट करना प्यारा सा, ताकि नेक्स्ट क्लास जल्दी लेके आए। कोई डाउट हो तो अपने जो कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ पर आप मैसेज करके डाउट को क्लियर कर सकते हो। ये नहीं कि कोई चीज़ समझ में ना आए तो अपन छुपा ले, छुपाना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल 100% जो फैक्ट है वही आपको बताना है। तो ब्राइट एग्रो क्लासेज ऐसे ही आपकी हेल्प करता रहेगा, पढ़ाते रहेंगे। आप हमारा मोटिवेशन हो, चीज़ों को शेयर करो, इस क्लास को जितने साथियों को शेयर कर सकते हो करो। ठीक है, वो हमारा मोटिवेशन है। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथी।